आपकी या तनुजा, कैन यू शेयर द पीपीटी? या सो सबसे Yes. पहले तो आपका सबका स्वागत है इस सत्र में। ये जो सत्र है ये हमारे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है, क्योंकि हमने अभी तक आईकॉल की तरफ से जो बहुत सारे वेबिनार किए हैं वो स्किल बढ़ाने वाले या पर्सपेक्टिव को या नॉलेज शेयरिंग करने वाले वेबिनार्स है। तो आज का ये जो वेबिनार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वेबिनार फोकस करता है हर एक व्यक्ति पर जो यहाँ पर मौजूद है और जो पूरे अपने तहे दिल से कम्युनिटी के साथ काम कर रहा है ये कोविड-19 के महामारी में। और बहुत बार हम जब लोगों के लिए काम करते हैं तो अपने आप को भूल जाते हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सत्र है, क्योंकि ये सत्र आपको याद दिलाने वाला है कि आप ही महत्वपूर्ण हैं कम्युनिटी या क्लाइंट्स जिनके साथ आप काम करते हैं। तो सबसे पहले मेरा परिचय और मेरे साथियों का परिचय, और उसके बाद हम मारीवाला हेल्थ इनिशिएटिव का भी थोड़ा सा परिचय लेंगे और फिर इस सत्र की प्रेषा के बारे में थोड़ी सी पहचान लेंगे। मेरा नाम अपर्णा है और मैं टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था में पढ़ाती हूँ। पेशे से साइकोलॉजिस्ट हूँ, हम सारे साइकोलॉजिस्ट हैं यहाँ पर। और मैं आईकॉल ये जो संस्था है उसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ। और आईकॉल क्या है उसके बारे में 2 मिनट में आपको बता देती हूँ कि हमने 2012 में आईकॉल की शुरुआत की थी। ये एक नेशनल लेवल साइको सोशल काउंसलिंग सर्विस है जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से चलाई जाती है। हम 3 तरह के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरे भारतवर्ष में जो लोग हैं जिनको किसी भी अस्वास्थ्य का, मानसिक अस्वास्थ्य का सामना करना पड़ रहा है, उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लोग हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं या हमारे साथ चैट पर भी बात कर सकते हैं। ये जो पूरी सेवा है ये फ्री है और उसके बारे में डिटेल्स, नंबर वगैरह हम बाद में सत्र के अंत में ज़रूर बताएंगे। पर ये जो मुफ्त सेवा है ये प्रशिक्षित साइकोलॉजिस्ट के माध्यम से चलाई जाती है, जो 10 अलग-अलग भाषाओं में काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि भारत जैसे देश में 1 या 2 भाषाओं में बात करना लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के हिसाब से ठीक नहीं होगा। तो तकरीबन 8 सालों से हम ये काम कर रहे हैं। उसके साथ मानसिक स्वास्थ्य की जो उसमें रिसर्च का काम करते हैं, जो हेल्पिंग प्रोफेशनल्स है उनके साथ कैपेसिटी एनहांसमेंट का, अलग अलग सरकारों के साथ भी हम मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा और उसको कैसे सबल बनाया जाए या उसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए सरकार के काम में, उसके ऊपर भी हम काम करते हैं। और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को सरल भाषा में लोगों तक तो कैसे पहुंचना है और उसका अवेयरनेस कैसे क्रिएट करना है, इस तरीके काम करते हैं। तो आज का जो सत्र है मेरे साथ और 2 मेरे साथी जुड़े हुए हैं। तनुजा जी है यहाँ पर जो आईकॉल की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है और आईकॉल की पूरी जो देखभाल है, पूरा जो कारोबार है वो संभालती है। आईकॉल की एक बड़ी सी टीम है। और यहाँ पर सिद्धुरा जी भी मौजूद है जो एक्चुअली आईकॉल में रिसर्च एसोसिएट की जो पूरा रिसर्च का काम है आईकॉल का वो संभालती है। तो हम सत्र की शुरुआत करने से पहले मैं अनम जी से ये निवेदन करूंगी कि वो थोड़ा मारीवाला हेल्थ इनिशिएटिव के बारे में भी आप सबको बताएं, फिर हम सत्र की शुरुआत करेंगे। जी, थैंक यू अपर्णा जी। तो मेरा नाम अनम है और मैं मारीवाला हेल्थ इनिशिएटिव के साथ काम करती हूँ और हम एक फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो एनजीओज और कलेक्टिव्स हैं और जैसे जिसका प्रोजेक्ट है आईकॉल, तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मानसिक स्वास्थ्य पे काम करते हैं और ज़्यादातर मार्जिनलाइज सेक्शंस जो हैं सोसाइटी के जिनके मानसिक स्वास्थ्य पे काम करते हैं उनके काम को हम फंड करते हैं। इसके साथ साथ हम कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप्स भी करते हैं। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। और हम ये वेबिनार ऑर्गेनाइज करना हमें लगा कि काफ़ी ज़रूरी है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा है, स्पेशली क्योंकि काफ़ी काम जो फ्रंट लाइन पे लोग कर रहे हैं, लेकिन वो इतने व्यस्त हैं और उतने स्ट्रेस्ड हैं कि उनको अपने मेंटल हेल्थ और अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में वो कैसे केयर दे सकते हैं, इसके लिए ये वेबिनार काफ़ी ज़रूरी था। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूँगी कि अपर्णा जी और तनुजा जी इनको फॉरवर्ड लेके जाएँ। थैंक यू अनम जी। और हम सत्र की शुरुआत करते हैं। तो सत्र की शुरुआत में जैसे अनम जी ने कहा कि ये क्यों वेबिनार इम्पोर्टेंट है उसके बारे में ही हम पहले एक जान ले और फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इस सत्र में आज क्या हम बातचीत करेंगे। सो तनुजा जी अगला स्लाइड। अगर हम देखें तो
सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है कि आप जो काम कर रहे हैं वो कोविड महामारी से शायद पहले भी काम कर रहे थे, आज नहीं शायद शुरू किया है काम, पर जो कुछ भी काम है वो बहुत ही तनावपूर्ण और ट्रॉमा वाला काम है। और ऐसे काम में जब लोग काम करते हैं तो ये पूरा रिसर्च बताता है कि इससे काम करने वाले के ऊपर भी तनाव आता है और दूसरों के ट्रॉमा या दूसरों की परेशानियों को, दूसरों को जो परेशानियों से जूझने का जो अनुभव है उसको बार बार अगर हम सुनते जाए तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस हम में भी आ जाएगा, कहीं ना कहीं वो कहानियां लेकर ही हम घर जाएंगे, कहीं ना कहीं वो कहानियां हमारे दिमाग में घूमती रहेंगी और उसको बाहर छोड़ के आना बहुत मुश्किल है। नंबर 2, हमारा काम उतना ही महत्वपूर्ण है, हम जिन कम्युनिटीज के साथ काम करते हैं वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, पर हम भी उतने ही महत्वपूर्ण है। हम इस सत्य ये आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप भी उतने ही महत्वपूर्ण है। हमारा जो काम है हेल्पिंग प्रोफेशनल का काम है, तो जाहिर है कि हम दूसरों की ही जरूरतों पर ज्यादा फोकस करते हैं, पर कभी कभार ये हो जाता है कि हम अपनी जरूरतें उसमें भूल जाते हैं। और हमारा जो पूरा ये सोशल वर्क, हेल्पिंग प्रोफेशन, कम्युनिटी वर्क का एक कहीं पर नैरेटिव भी ऐसा बन चुका है कि हम सारे सेल्फलेस है, माने कोई एक्टिविटी कर रहा है पर वो उसके पीछे कौन एक्टर है या एक्ट्रेस है या जो भी कुछ जेंडर है उस व्यक्ति का, उसका कहीं पर जिक्र नहीं है। तो ये सेल्फलेसनेस जो बहुत उसका एक उदात्तीकरण किया गया है वो जरूरी है, पर उसके साथ साथ खुद की देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है और खुद की जरूरतों पर एक बार नजर डालना और उसके प्रति काम करना भी जरूरी है। देखिए, हम जब काम करते हैं तो हमारा स्व यही हमारा प्राइमरी टूल है काम करने का। तो अगर उस स्व को हम अच्छी तरीके से देखभाल नहीं करेंगे, खुशहाल नहीं रखेंगे, तो उसमें हमारे काम पर भी बाधा आनी शुरू होगी। तो काम हम करते हैं लोगों की मदद करने के लिए, पर लोगों की मदद करते करते अगर उसका तनाव हम पर आ गया और हम सेल्फलेस नाम के डिस्कोर्स के पीछे चलते गए तो हमारा काम भी उससे बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा उसके बारे में हम 2 मिनट में बात करते हैं। इसलिए हमारा जो स्व, हमारा टूल है प्राइमरी काम करने का, उसकी देखभाल करना जरूरी है। बहुत बार रिसर्च ये भी बताता है कि हेल्पिंग प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनसे अगर एक सवाल पूछा गया कि क्यों आप इस काम में आए, तो उसके शायद 10-15 अलग अलग जवाब मिलेंगे, पर उसमें से एक जवाब होता है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में खुद कुछ कठिनाइयों का सामना किया है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, वायलेंस हो, ट्रॉमा हो, अब्यूज हो, या कुछ ऐसे फैमिली से वो आते हो जो बहुत ही कठिनाइयों का सामना कर चुकी है, तो ऐसे लोग प्रोफेशन में ज्यादा आते हैं क्योंकि उनकी ये भावना होती है कि जो मदद मुझे नहीं मिली या मिली वो मैं दूसरों को देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या जो भी कोई आपका जेंडर आप मानते हैं। तो इसलिए ऑलरेडी लोग ट्रॉमा लेकर इस प्रोफेशन में आते हैं और कभी कभार उस ट्रॉमा से हमें मोटिवेशन भी मिल सकता है, पर कभी कभी हमारा जो पास्ट ट्रॉमा है वो भी इससे कहीं पर वो ट्रिगर हो सकता है हमारे काम से, और उसका अगेन हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर परिणाम हो सकता है। तो 4 तरीके की संकल्पनाएं इस लिटरेचर में इस्तेमाल की जाती है। हमें बड़े बड़े शब्द नहीं इस्तेमाल करने हैं, पर संकल्पना समझने हैं। बर्नआउट तो हमने सबने सुना ही है, पर उसके बाद बात और 3 संकल्पनाएं हैं। एक है कंपैशन फटीग, माने दया भाव या समानुभूति दिखाते दिखाते उससे हमें ही थकान महसूस होती है और अगला क्लाइंट कभी कभी लगने लगता है कि अभी मेरे पास उतनी एनर्जी ही नहीं कि मैं काम को वो एनर्जी दे पाऊं। तो उसको हम कंपैशन फटीग या एक तरह का थकान बोल सकते हैं। दूसरा है कि जो स्ट्रेस या ट्रॉमा हम सुनते जा रहे हैं उसका हमारे मन पर एटलीस्ट शॉर्ट टर्म ही सही पर परिणाम हो रहा है, जिसको हम सेकेंडरी ट्रॉमा बोलते हैं। और वाइकेरियस ट्रॉमा, अगर लगातार हमारा एक्सपोजर ट्रॉमा या इस अभी कोविड का जो काम है वो किसी के लिए भी सरल आसान नहीं है, हजारों चैलेंजेस है, ऐसे रोज हम करते रहे तो बहुत बार रिसर्च बताता है कि हमारा पूरा खुद को देखने का तरीका या दुनिया को देखने का तरीका या दुनिया पर विश्वास, रिश्तों पर विश्वास, हमारी सिक्योरिटी की भावना, इन सारों में लॉन्ग टर्म बदलाव भी आ सकते हैं अगर हमने अपने आप की देखभाल नहीं की। तो इसलिए हम आज का ये सत्र कर रहे हैं।
तो अगर हम अपनी देखभाल करें, और अपनी देखभाल क्या है, हम यही पूरा हमारा आज का सत्र है, अगर वो करें तो हमें उसमें पर्सनली भी उससे फायदा होगा, हमारी जो रिलेशनशिप्स है हमारे पर्सनल लाइफ में उसमें भी फायदा होगा, और जो हमारा प्रोफेशनल वेलबींग है उसमें भी हमें कहीं पर मदद मिलेगी। तो ये प्रस्तावना के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी जो लोग कोविड में पूरा काम कर रहे हैं कम्युनिटीज में, उनके बारे में हम बातचीत करें तो हमें दो तरह के स्ट्रेसर्स दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे अलग भी है, पर दो स्ट्रेसर्स दिखाई देते हैं। एक स्ट्रेसर्स है तरीके जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, बहुत सारे वो जो क्लाइंट के जिंदगी में स्ट्रेसर्स है, कम्युनिटी की जिंदगी में स्ट्रेसर्स है, वो शायद मेरे जिंदगी में भी स्ट्रेसर्स है। चिंता है, भय है, गुस्सा भी है, फ्रस्ट्रेशन है, थकान है, कहीं पर एक हेल्पलेसनेस फीलिंग। लोग हमने बहुत सारे वेबिनार्स महामारी की शुरुआत के बाद किए हैं, और लगातार लोग बोल रहे हैं कि मुझे बहुत शायद एक थकान महसूस होती है। तो ये सारी चिंता हमें भी है जो क्लाइंट्स को है। उसके साथ साथ हमें ये चिंता भी है, फिजिकल हेल्थ कंसर्न्स है। हम भी घर पर उसी लॉकडाउन में है जहां पर क्लाइंट और कम्युनिटी है, तो महिलाओं के लिए तो और भी कठिन हो रहा है, क्योंकि वो बाहर का भी काम करना है, कम्युनिटी का भी काम करना है, और घर का भी काम करना है। बहुत सारी महिलाएं कार्यकर्ता हमें बोल रही है कि जिन वायलेंस का सामना करके क्लाइंट्स हमारे पास आ रहे हैं, शायद हमें भी उसी वायलेंस का सामना घर पर करने का मुकाबला हम कर रहे हैं। तो क्लाइंट और काउंसलर या क्लाइंट या कम्युनिटी वर्कर के जो स्ट्रेसेस है, उसमें कहीं पर एक बाउंड्री जो रहती है वो कोविड ने कहीं पर मिटा दी है, और मेरी कहानी और मेरे कम्युनिटी की कहानी कहीं पर एक दूसरे से जुड़ रही है। उससे शायद मेरी समानुभूति बढ़ जाए, पर उससे ये भी हो सकता है कि दोनों कहानियों का अंतर भी मिट जाता है, और ऐसे में काम करना और भी मुश्किल हो जाता है। बच्चे हैं, जॉब की सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, और प्रैक्टिकल कंसर्न्स मेरे भी हो सकते हैं, मेरा भी घर चला गया हो, फूड है, राशन है, ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये तो सारे कम्युनिटी के स्ट्रेसेस मुझ में है। अगला स्लाइड हमें बताता है तनुजा जी कि उसके साथ साथ ऐसे वक्त में अगर हम कोविड के महामारी में एज अ कम्युनिटी वर्कर काम कर रहे हैं, तो और भी परेशानियों का कहीं पर सामना करना पड़ रहा है। एक तो इन्फेक्शन का रिस्क है। अभी नया एविडेंस आया है कि ये ड्रॉपलेट के माध्यम से नहीं आता है, हवा के माध्यम से भी आता है, तो ये और भी मुश्किल है। तो ऐसे में मेरी खुद की फिजिकल देखभाल करना और मेरे फैमिली मेंबर्स की देखभाल करना, या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स मेरे पास है या नहीं, वो काफी है या नहीं है। ऐसे में मेरा काम, मेरा खुद की देखभाल और मेरी फैमिली की देखभाल करना, ये बैलेंस कर पाना लोगों को मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे काउंसलर्स फेस टू फेस माध्यम या कम्युनिटी वर्कर्स फेस टू फेस माध्यम या अभी कम्युनिटी में जा पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, पर कुछ कुछ लोग फोन पर बातचीत कर रहे हैं जब वो नहीं जा पा रहे। तो ये माध्यम भी नया है, और उस पर बातचीत करना नया है, और उसमें क्राइसिस कहीं पर हैंडल करना लोगों को चैलेंज लग रहा है। बहुत सारे एथिक रिलीफ वर्क कर रहे हैं, तो हमारे पास डिमांड इतनी है और हमारे पास रिसोर्सेस इतने अवेलेबल है, तो कौन से लोगों को प्रायोरिटाइज किया जाए, ये सारे चैलेंजेस है। बहुत सारे एथिकल डिलेमास भी है। ऐसे वर्क बहुत इमोशनली चार्ज्ड एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं। हमें चाहते हैं कि हम रेस्क्यूअर बने, हम सुपर पावर हमारे हाथ में हो, सारों को हम मदद करें, पर कर नहीं पा रहे। उसका कहीं पर एक हमारे मन में निराशा है, कहीं पर गिल्ट है, एक हताश लग रहा है लोगों को, मेरे कंट्रोल में चीजें नहीं है ऐसा लग रहा है। और लास्ट बट मोस्ट दो इम्पोर्टेंट चीजें कि स्टिग्मा भी है मेरे काम पर। अगर मैं कर रही हूँ काम तो लोगों को मुझे सराहना करनी पड़ेगी, पर उसके साथ साथ मुझे स्टिग्मा या कलंक का भी अनुभव करना पड़ रहा है। और शायद कई जगहों पर सोशल सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट, और कई जगहों पर ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट भी उतना नहीं मिल पा रहा है। सुपरविजन हो, पूरे मेरे ऑर्गेनाइजेशन मेरे पीछे खड़ी है, ऐसा माहौल कई कई जगह पर नहीं बना हुआ है। ये एडिशनल कोविड महामारी के स्ट्रेसर्स अभी कम्युनिटी वर्कर्स को दिखाई दे रहे हैं, उसका सामना करना पड़ रहा है। अगला स्लाइड अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि इसका हमारे जीवन पर क्या परिणाम हो रहा है। देखिए, अगर हमें इस पूरे सेल्फ केयर के बारे में बात करनी है, तो सबसे पहला महत्वपूर्ण स्किल है कि मैं खुद को जान लूं, और 2 मिनट तो अपने आप
के साथ गुजारूं टू अंडरस्टैंड कि इस स्ट्रेस का, इन स्ट्रेसर्स का मुझ पर क्या परिणाम हो रहा है। और मैं जैसे जैसे आज हम बात कर रहे हैं, आपसे प्लीज निवेदन करती हूँ कि अंदर झांक के देखिए, और जो प्रश्न यहाँ पर पूछ रहे हैं वो अपने आप से भी पूछ के आप देखिए, ताकि इस सेशन का सबसे बड़ा सा इफेक्ट हो जाए। तो 4 तरीके के कहीं पर इस स्ट्रेसर्स के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहला है राइट हैंड साइड के निचले कोने में फिजिकल सिम्टम्स। हाँ, बहुत सर दर्द है, कहीं पर पीठ दर्द है, या नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, बहुत सारी थकान है, एसिडिटी महसूस होती है, ये कॉमन। या कहीं पर मेरे हार्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, बहुत ही मुझे मसल टाइटनिंग लग रहा है, पता नहीं चल रहा ये अचानक कैसे शुरू हो गया। तो ये स्ट्रेस के लक्षण हो सकते हैं। उसके साथ साथ भावनिक लक्षण, राइट हैंड साइड कॉर्नर में ऊपर जो ग्रीन क्वाड्रेंट है, उसमें मुझे उदास लग रहा है, अचानक मेरे मूड में बदलाव होता है, अचानक मैं गुस्सा हो जाती हूँ, अचानक फ्रस्ट्रेशन लगने लगता है, और लग रहा है कि सारी चीजें मेरे हाथ से शायद छूट रही है, या मैं सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। अगर लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर अगर देखे, तो जैसे मेरे शरीर में बदलाव हो रहा है, मन पर या भावनाओं पर परिणाम हो रहा है, उसके साथ साथ मेरी विचारों पर परिणाम हो रहा है। शायद चिंताग्रस्त हूं मैं, बार बार चिंता के ही विचार आ रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, शायद मैं उसके वजह से कंसंट्रेशन नहीं कर पा रही हूँ, या शायद गुस्से के ही विचार मन में हैं। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड के पीले वाले निचले वाले कॉलम में देखें, तो नए कुछ आचारात्मक बदलाव भी मुझ में आ सकते हैं। बार बार रोने की भावना होती है, पहले मैं लोगों से मिलजुलती थी, पर अभी वो कम होती जा रही है भावना, या मुझे नींद में परेशानी है, या रोज के जो मेरा फंक्शन है उसमें भी प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है। बहुत सारे लोग हमें फोन करके बोल रहे हैं, या हमें वेबिनार में बोल रहे हैं कि समय तो बहुत है पर मेरी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं है, मोटिवेशन उतना नहीं है। तो बहुत सारे वर्तनात्मक या आचारात्मक भी बहुत बदलाव दिखाई दे रहे हैं। तो आप अपने आप से पूछिए कि मुझे कौन से बदलाव मुझ में ये स्ट्रेस के दिखाई दे रहे हैं, और इसका मतलब है आपको सेल्फ केयर की डेफिनेटली जरूरत है। और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि सेल्फ केयर तब नहीं करना है जब क्राइसिस के सिम्टम्स दिखाई दे। सेल्फ केयर ये हैबिट है, ये एक आप में बदलाव है जो आपको रोज करना है, रूटीनली करना है, ना कि मुझ में ये लक्षण दिखने के बाद। अगर रोज नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट लक्षण के बाद तो शुरुआत तो कीजिए, पर उसको रेगुलरली भी कीजिए। अगला अगर हम स्लाइड देखें, तो कुछ हम बर्नआउट, तनुजा जी, हम बर्नआउट या ट्रॉमा के, हम जो ट्रॉमा ले रहे सुन रहे कहानियां, ये मैंने कुछ लक्षण बता ही दिए थे, पर ये कुछ एडिशनल है। ये मैं बताना चाहती हूँ कि एक बर्नआउट का सबसे बड़ा लक्षण है कि मुझे जो मोटिवेशन था, जो मुझे पहले होप थी, जो मुझे आशा थी मेरे काम से बदलाव हो पाएगा, वो जो मोटिवेशन है, वो आइडियलिज्म है, वो ऊर्जा है, वो कहीं पर बर्नआउट या ये वाइकेरियस ट्रॉमा या कंपैशन फटीग के वजह से लोगों में कम होती जाती है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि ये बहुत ही नॉर्मल है। इसमें लोगों को गिल्ट भी लगता है, मुझे खुद भी गिल्ट लगता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, पर ये इस पूरे महामारी और उससे जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है और चैलेंजेस जनरेट हो रहे हैं, उसमें ये स्वाभाविक है, और उसको जितना हम जल्द समझ ले और एक्सेप्ट कर ले, फिर उस पर हम काम कर सकते हैं। अगर हम अगला स्लाइड देखें, तो ये स्लाइड हमें बताता है कि हमें जिंदगी में चुटकी भर स्ट्रेस चाहिए। हाँ, स्ट्रेस तो चाहिए, तनाव चाहिए। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें इस पूरे डायग्राम में, तो अगर हमारे पास कम तनाव होगा, बहुत ही जो ग्रीन वाला है, तो हम शायद मोटिवेशन नहीं फील करेंगे, हमें उठ के हर दिन काम करने की उर्मी नहीं रहेगी, ऊर्जा नहीं रहेगी। और बहुत एकदम से तनाव बढ़ गया, जो रेड जोन है राइट में, तो हम पूरे ब्रेकडाउन हो जाएंगे, हमारा काम ही नहीं हो पाएगा, दिन भर सोते रहेंगे, हम प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, माने चीजों को टालते जाएंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। हाँ, पर बीच वाला अगर स्ट्रेस हम रखे, जो इतना ही काफी है कि हमें मोटिवेट करे, पर हम तो आज हम सारे टेक्निक बताने वाले
आपको वो बीच वाला जो जोन में उसमें रखने की कोशिश करेंगे और आपको अपनी देखभाल की पूरी जो हैबिट है वो एक कहीं पर अपने आप में इनकलकेट करने को मोटिवेट करेगा। अगला स्लाइड अगर हम देखें तो हमने पहले तो जान सेल्फ केयर के बारे में बातचीत करना क्यों जरूरी है। दूसरा हमने जान लिया कि कोविड महामारी में लोगों पर कौन से स्ट्रेसर्स हावी हो रहे हैं और उस स्ट्रेसर्स का परिणाम क्या हो रहा है और हमें कैसे बीच वाले जोन में रहना है। अब हम जानते हैं कि अगर हमें ये खुद की देखभाल करनी है तो उसके लिए हमारे पास टूल्स क्या है या साधन क्या है या हमें किन चीजों पर ध्यान देना है। तो अगर हम अगला स्लाइड देखें तो पहले हम शुरुआत करते हैं सेल्फ केयर का मतलब समझ के। तो सेल्फ केयर वो है कि हमें अपना जो ह्यूमन राइट्स या कम्युनिटी का काम कर रहे हैं उसको करना ही है, पर अपने आप को सैक्रिफाइस ना करते हुए, हाँ, अपने आप को सक्षम बनाते हुए दूसरों को सक्षम बनाना है। दूसरा है कि सेल्फ केयर वो है कि हमें काम तो करना है पर काम के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना है, ना कि बर्नआउट फील करना है। और तीसरा है सेल्फ केयर हर एक कम्युनिटी वर्कर का अधिकार है अपने आप को खुशहाल रखने का, सुरक्षित रखने का और एक अच्छी जिंदगी जीने का। जैसे वो अपने क्लाइंट्स को या कम्युनिटी को है वैसे ही भी आपको भी है। तो अभी मैं सिंधुरा जी को ये निवेदन करूंगी कि वो हमें सेल्फ केयर की ये 5 जो हिस्से हैं वो उसमें स्ट्रैटेजीज बताए। एक है हमारा शरीर, हम उसकी देखभाल कैसे करें। दूसरा है हमारा मन और हमारी भावनाएं। तीसरा है स्पिरिचुअल, और ध्यान में रखिए कि हम स्पिरिचुअल का मतलब रिलीजियस की बात नहीं कर रहे हैं, पर हमारे आगे जो दुनिया में एक बड़ा कुछ हो रहा है उसके बारे में हम कैसा सोचे। और लास्ट है वर्क प्लेस या ऑर्गेनाइजेशनल सेल्फ केयर। मुझे ये कहना है कि हम जब सेल्फ केयर या खुद के देखभाल की बात करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि खुद के देखभाल की जिम्मेदारी मुझ पर ही आ जाए। तो कम्युनिटी के रिसोर्स का क्या हुआ, तो ये हम याद दिलाना चाहते हैं कि सेल्फ केयर के साथ कम्युनिटी भी एक दूसरे को केयर कैसे करे, वो चाहे वो कम्युनिटी वर्कर्स की कम्युनिटी हो या पूरे आप जिस कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं वो सारी कम्युनिटी हो। पर सेल्फ केयर के साथ हाउ डू वी एक्टिवेट कम्युनिटी केयर, ये भी हम देखने वाले हैं। तो सिंधुरा जी आपसे निवेदन है कि हमें एक एक उसका जो कदम है उससे आप आगे लेकर चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू अपर्णा। सो सबसे पहले हम जानते हैं कि शारीरिक सेल्फ केयर में हम क्या मतलब क्या है। सो वेरी बेसिक, जैसे खाना ठीक से खाना, एक्सरसाइज, स्लीप, बट अगेन विद इन दैट टू अंडरस्टैंड कि जब हम खाने की बात करें तो हैविंग ऑल द मील्स, हाँ कई बार ऐसे होता है कि हम ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं या लंच स्किप करते हैं। सो नॉट डूइंग दैट, सारे मील्स लेना, ईटिंग हेल्थीली एंड माइंडफुली ऑल्सो। सो माइंडफुली का मतलब ये है कि आप सोचिए कि कितने बार ऐसा हुआ है कि आप खाना खाते समय आपने एक्चुअली खाने पर ध्यान दिया है या क्या खा रहे हैं उस पर पूरा आप प्रेजेंट मोमेंट में रहकर आप खाना खा रहे हैं, ना कि हम सोच रहे हैं कि ये खाने के बाद अभी मुझे क्या काम करना है या फिर कल क्या होने वाला है, ना कि वैसा सोचते हुए, राइट। सो ईटिंग माइंडफुली, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ऑल्सो गेटिंग रेगुलर मेडिकल केयर, जब जरूरी हो तो मेडिकल केयर एक्सेस करना, स्पेशली अगेन जैसे हमने कल भी बात की थी, अगर आप कल के सेशन में थे, कि अभी के सिचुएशन में ऐसा हो रहा है कि हम बिकॉज हमारे मन में इतना डर है टू गो टू हॉस्पिटल्स, to visit doctors, so we are delaying या फिर we are avoiding accessing medical care। तो ऐसा ना करें, अगर आपको जरूरत हो तो प्लीज विजिट एंड access medical care। जब जरूरत पड़े तो छुट्टियां ले फ्रॉम योर वर्क, टेक टाइम ऑफ एंड गेट रेस्ट अगर वो जरूरी है आपके लिए। कोई भी ऐसी चीज जो आपको फिजिकली जो आपको अच्छा महसूस कराती है, प्लीज वो करें। डांस, सिंग, स्विमिंग, वॉकिंग, रनिंग, एनी स्पोर्ट, कोई भी चीज जो आपको अच्छी लगती है वो बिल्कुल टाइम निकाल कर करें। अगेन ऑल ऑफ दिस, ये सारी चीजें रैंडम नहीं है, इन सबको प्लान करना पड़ेगा और वेरी कॉन्शियसली हमको ये हमारे रूटीन में इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
टेक टाइम टू बी सेक्शुअल. सो अगेन सेक्सुअलिटी ये बहुत अगेन इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे फिजिकल हेल्थ एंड फिजिकल एंड इवन इमोशनल वेलबींग का. सो टेक टाइम आउट फॉर दैट ऑल्सो, बिकॉज कई बार दिस इज एन एस्पेक्ट दैट गेट्स निगलेक्टेड, स्पेशली जब हम बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, बहुत प्री ऑक्यूपाइड होते हैं. सो डोंट डू दैट, डोंट लेट दैट गो. Get enough sleep, जो मैंने कहा. Wear clothes that you like. Sometimes it can be as simple कि just मैं बस comfortable feel करना चाहती हूँ, बस ऐसे कपड़े पहनना चाहती हूँ जो मुझे अच्छा महसूस कराते हैं, right? And take time off generally to look after yourself in any way that is needed to look after your physical health, right? ये list complete नहीं है. आप अपने तरफ से आपको जो लगता है आप इसमें ऐड कीजिए, but it has to be deliberate and it has to be purposeful, यानी कि आप इसको ध्यान से हर रोज आपके डेली रूटीन में इसे इंटीग्रेट करें. दैट विल बी मोस्ट हेल्पफुल. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो अब आते हैं हम वर्क रिलेटेड सेल्फ केयर में. जब हम काम की बात करते हैं तो काम के एरिया में, काम के क्षेत्र में हम कैसे खुद की सेल्फ केयर कर सकते हैं. वन, कि आप फ्रीक्वेंटली जैसे जैसे आपको फटीग फील हो रहा है या थकावट महसूस हो रही है, कीप टेकिंग स्मॉल ब्रेक्स. ये 5 मिनट के या 10 मिनट के ब्रेक्स हो सकते हैं, वेरी शॉर्ट ब्रेक्स. अगेन जब अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम, अगर 3-4 डेज अगर आप कंटिन्यूसली बहुत हैवी या इंटेंसली वर्क कर रहे हो, तो टेक अ डे ऑफ एंड टेक टाइम टू रिचार्ज. अपने कोलीग्स या अपने साथियों से बात कीजिए अबाउट द वर्क दैट यू आर डूइंग, क्योंकि काफ़ी बार ये बहुत ना कि ये बहुत एनरिचिंग भी होता है, बट एट द सेम टाइम बहुत इमोशनली बहुत रिलीफ भी देता है आपको जब आप अपने काम को डिस्कस कर सकते हैं. एंड आई अंडरस्टैंड कि ऑल्सो अगेन कोविड के सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हम लंच एक साथ करते थे ऑफिस में, राइट, या फिर चाय पीने के लिए एक साथ जाते थे, बट अभी ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं, राइट. हम सिर्फ लगातार काम कर रहे हैं. सो इंश्योर कि आप ये टाइम निकालें जब आप एक दूसरे के साथ बस नॉट जस्ट इन स्ट्रक्चर्ड मीटिंग्स बट जनरली ऑल्सो हम हमारे काम के बारे में बातचीत करें कि कैसे चल रहा है. जस्ट चेक इन ऑन ईच अदर बेसिकली एट वर्क. आपके दिन को माइंडफुली आप शुरुआत कीजिए. अगेन मैं माइंडफुलनेस के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट कि जितना हम प्रेजेंट मोमेंट में रह सके उतना ज़्यादा हमारे लिए द एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रेस जो है वो उतना कम हो सकता है, राइट. सो व्हेन आई से माइंडफुली व्हाट आई मीन इज कि जस्ट टेक 2 मिनट्स. जब आपका दिन शुरुआत होता है, बस 2 मिनट आप पहले शांति से आप बैठिए, क्लोज योर आईज एंड जस्ट थिंक एज टू व्हाट ऑल इज देयर टू बी डन फॉर दैट डे. क्या क्या चीज़ें हैं आपके, क्या प्लान्स हैं. थोड़ा आप दिन प्लान कीजिए एंड देन यू स्टार्ट, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि बस वी जस्ट स्टार्ट द लैपटॉप, फिर ईमेल्स आ जाते हैं, वी स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग एंड देन वी गेट कॉट इन इट, राइट. सो जस्ट टेक 2 मिनट्स एंड स्टार्ट योर डे माइंडफुली. और कभी ऐसा भी हम देखते हैं कि अब लाइक स्पेशली इन दीज डेज मल्टीटास्किंग को बहुत ज़्यादा वैल्यू या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बट कई बार ऐसा होता है कि समटाइम्स सिंगल फोकस टास्क कई और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है समटाइम्स, राइट. ऑल्सो ये बर्नआउट प्रिवेंट करने में ये ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है एट सम टाइम्स. अगेन जब हम इन दिस कोविड सिचुएशन ऑल्सो, जब मोस्ट ऑफ अस हम शायद वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि देयर इज अ लीकेज या देयर इज अ स्पिल ओवर, जहाँ पे हमारी पर्सनल लाइफ और हमारी प्रोफेशनल लाइफ एक दूसरे के साथ मिक्स हो रही है, राइट. सो एट दिस टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये बाउंड्रीज सेट करें, सो दैट ये इंटरमिक्सिंग ये ज़्यादा ना हो, बिकॉज अगेन दैट कैन लीड टू बर्नआउट वेरी क्विकली. तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि एक छोटी सी जगह रखें घर में, जहाँ पे सिर्फ आप उसी जगह पर जाके काम करें. नंबर ऑफ आवर्स ऑल्सो लिमिटेड, कि आप इसके बियॉन्ड आप वर्क को नहीं कर रहे हैं, यू आर ओनली अटेंडिंग टू योर पर्सनल लाइफ. समटाइम्स अगेन बैलेंसिंग द डाइवर्सिटी ऑफ टास्क, क्योंकि कई बार हम शायद मीटिंग्स में हो सकते हैं, हम कोऑर्डिनेशन वर्क कर रहे हैं, कई बार हम सेशंस ले रहे हैं क्लाइंट्स के साथ. सो इंश्योर करें कि देयर इज अ डाइवर्सिटी. एक इन अ पर्टिकुलर डे आप एक ही टास्क कंटिन्यूसली ना करें, थोड़ा बैलेंस रखिए. दैट विल ऑल्सो हेल्प यू shift your energies and balance it a little bit. Next slide please. और supervision, sorry I forgot to mention. So definitely please access supervision अगर आपके पास ये available है. अगर नहीं है तो please find, again like I said, with your colleagues or co-workers, even आपके peers या आपके साथियों के साथ talk about your work, जो challenges आ रहे हैं आपके work में या जो भी आपकी मुश्किलें हैं, please उसको share करें या discuss करें, and access supervision from your supervisors and talk to them about difficulties. Yeah. Next slide please. ओके, तो वर्क से रिलेटेड मैं एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहती हूँ, विच इज़ वाइकेरियस रेजिलियंस.
पहले मैं बताना चाहती हूँ अबाउट वाइकेरियस ट्रॉमा। जैसे अपर्णा पहले कह रही थी कि जब हम ट्रॉमा या आघात से पीड़ित लोगों के साथ बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो उनके कुछ जो रेसिडुअल इमोशंस है, जैसे कि दर्द या दुख या डर या ऑल ऑफ दीज फीलिंग्स कैन समटाइम्स पास ऑन टू अस, एंड हो सकता है कि हम भी ये सारे फीलिंग्स को कैरी करते हैं हमारे साथ इवन आउटसाइड आवर वर्क, राइट। सो इस तरह से हम खुद ट्रॉमा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट इसका एक ऑपोजिट या उल्टा इफेक्ट भी हो सकता है, विच इज कॉल्ड वाइकेरियस रेजिलियंस, विच मीन्स जब हम लोगों के साथ एक समानुभूति पूर्वक रिश्ते में बंध जाते हैं हमारे काम के थ्रू, राइट। हम उनके साथ उनके स्टोरीज के बारे में सुनते हैं, हम उनके स्ट्रेंथ्स को देखते हैं, हम ये देखते हैं कि वो कैसे कोप कर रहे थे उनके मुश्किलों के साथ। जब हम ये सारी चीज़ों को विटनेस करते हैं, एट सम पॉइंट वी ऑल्सो माइट बी इन्फ्लुएंसिंग ऑल ऑफ दिस, राइट। तो जब हम ये देखते हैं तो उसका भी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेटिव असर हमारे ऊपर होता है, विच इज द ऑपोजिट ऑफ ट्रॉमा, वाइकेरियस ट्रॉमा, विच इज रेजिलियंस। तो हमें खुद में वो एक रेजिलियंस बिल्ड हो जाती है ऑफ फाइटिंग सच डिस्ट्रेस, राइट। तो ये एक पॉजिटिव आउटकम है जब हम किसी ट्रॉमा रिलेटेड इश्यूज पर काम करते हैं। बट ये हम कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? तो कुछ वेरी सिंपल चीजें हैं। वन, कि ये जानना है, ये कॉन्सेप्ट को जानना ही एक तरीका है टू यू नो इंक्रीज द लाइक्लीहुड कि आप ये एक्सपीरियंस करें। तो अब ये जानते हैं कि आपका काम अगर ये इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंसेस के साथ अगर हो रहा है तो पॉसिबल है कि आपको कभी कभी यू माइट एक्सपीरियंस दिस यू नो ट्रांसफॉर्मेटिव फीलिंग, जब आपको लग रहा है कि आप यू हैव बीन रिस्पॉन्सिबल, जब आपने कुछ एक पॉजिटिव चेंज किया है विद समबडी दैट यू आर वर्किंग विद, एंड यू योरसेल्फ कैन फील दैट, राइट। कई बार ये भी हेल्प करता है कि आप फोकस इस चीज पर रखें कि क्या क्या आप अचीव कर पाए हैं आपके क्लाइंट्स के साथ या जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, क्या क्या आप कर पाए हैं, एंड व्हाट आर द पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ योर वर्क। तो उस पर फोकस करना, ना कि इस चीजों पे फोकस करना कि क्या क्या आप नहीं कर पा रहे। क्योंकि इवन एज कम्युनिटी वर्कर्स इट्स वेरी इजी कि हम सोचे कि बहुत सारे सिस्टेमिक इश्यूज हैं, यू नो देयर इज सो मच ऑप्रेशन, इनजस्टिस, ये सारी चीजों को सोच के कभी कभी हमें बहुत हताश, बहुत हेल्पलेस महसूस होता है। तो इट इज वेरी नेचुरल अगेन, बट अगेन शिफ्टिंग कि क्या मैं कर पा रही हूँ, क्या मैं कर चुकी हूँ, इन चीजों पर फोकस करते हुए अगर आप चले तो यू मे एक्सपीरियंस दैट रेजिलियंस जिसकी मैं बात कर रही हूँ। थर्ड इज डिस्कस सक्सेस स्टोरीज एंड इंसिडेंट्स ऑफ क्लाइंट्स या पीपल whom you are working with। तो बहुत बार ऐसे होता है कि यू नो हमारे साथ भी कई बार ऐसे होता है कि हमारे जो कॉलर्स है, क्लाइंट्स है, वो हमें फ़ोन करके हमें फीडबैक देते हैं कि उनके लिए ये सेशन कितना इम्पोर्टेंट था, उनके लिए ये कुछ एक चीज़ जो हमने कही और उनके लिए ये कितनी ज़्यादा मायने रखी जो बात हमने कही। सो व्हेन वी लुक एट सच फीडबैक, व्हेन वी लुक एट these conversations, तो हमें बहुत एक यू नो अगेन इट ब्रिंग्स अबाउट दैट ट्रांसफॉर्मेशन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, राइट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं हमें खुद को बहुत सारे इंसाइट्स मिलते हैं अबाउट ह्यूमन बिहेवियर और अबाउट यू नो ट्रॉमा इटसेल्फ और अबाउट पीपल। तो ये सारी इंसाइट्स भी हमें बहुत मोटिवेटेड रखती है हमारा काम जारी रखने के लिए, राइट। सो दीज आर द वेज इन विच जो हम खुद से कल्टिवेट कर सकते हैं दिस एक्सपीरियंस ऑफ वाइकेरियस रेजिलियंस। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो अब आते हैं इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सेल्फ केयर, भावनात्मक और मानसिक सेल्फ केयर के लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए कुछ माइंडसेट चेंजेस की ज़रूरत है। फर्स्ट, ये समझना कि हमारी जो पर्सनल लाइफ है उसे हमें प्रायोरिटाइज करना है, उसे हमें वेरी कॉन्शियसली, जो मैं पहले कह रही थी, जो ये ऐसी चीज़ नहीं है जो ऑटोमेटिकली होगी, बट इट इज़ समथिंग जो आपको वर्क करना पड़ेगा उस पर। तो मेकिंग योर पर्सनल लाइफ अ प्रायोरिटी और हमेशा ट्राइंग टू स्टे इन द प्रेजेंट, जो मैं कह रही थी अबाउट माइंडफुलनेस। सो नो मैटर वेदर वो वर्क हो या फिर आपका पर्सनल लाइफ हो, जितना हो सके हम हमारे ध्यान को प्रेजेंट मोमेंट पर शिफ्ट करें, राइट। खुद की देखभाल करना या सेल्फ केयर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और हमेशा बैलेंस रखना इन ऑल द थिंग्स दैट वी डू, चाहे वो वर्क हो या फिर वो प्ले हो या फिर वो आराम की चीज़ें हो। और हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक बड़ा उद्देश्य ढूंढना हमेशा कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, इसे मेरे अस्तित्व से इसका क्या कनेक्शन है। तो इन चीज़ों के बारे में जब हम सोचते रहते हैं, इन चीज़ों का जब हम उत्तर ढूंढते रहते हैं तो हमें वो मोटिवेशन मिलता रहता है। तो इमोशनल और साइकोलॉजिकल केयर के लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं एक्चुअली।
तो कुछ टाइम निकाले खुद के लिए जब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन या आत्म प्रतिबिंबन कर सकते हैं कि हम आपके अनुभव के बारे में, जैसे मैं कह रही थी कि आपके काम के बारे में जो आपको नया सीखने मिल रहा है, या आपका या जो पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग्स आपने एक्सपीरियंस किए हैं थ्रू इट। तो कुछ टाइम निकाले एट द एंड ऑफ, मे बी नॉट ईच डे बट यू नो आफ्टर एवरी फ्यू डेज, कुछ टाइम निकाले टू जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट द वर्क यू हैव बीन डूइंग। आप खुद काउंसलिंग या थेरेपी एक्सेस कर सकते हैं, ये भी बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज कम्युनिटी वर्कर्स, एज काउंसलर्स, एज साइकोलॉजिस्ट, हम खुद बिकॉज वी हैव बीन वर्किंग विद ट्रॉमा, क्योंकि हम ये डिफिकल्ट फीलिंग्स या एक्सपीरियंसेस के साथ काम करते हैं, हमारे ऊपर भी उस तरह का असर हो रहा है जिसके बारे में हम बात करें। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहे तो ही हम दूसरों के स्वास्थ्य पर काम कर सकते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम खुद पर्सनल थेरेपी एक्सेस करें। तो पढ़ें ऐसी चीज़ें जो शायद आपके वर्क से रिलेटेड ना हो, कुछ ऐसे रीडिंग्स ले, या कुछ ऐसे मे बी रीड कॉमिक्स और यू नो समथिंग एल्स, कुछ ऐसी चीज़ें देखिए, अगेन वॉच सीरीज जो आपके काम से बिल्कुल रिलेटेड ना हो। ऐसी चीज़ें करें जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं हो, जो आपको नहीं आती हैं, जो आपके लिए बहुत नई है, राइट। सो अगेन ओपनिंग योर सेल्फ टू न्यू एक्सपीरियंसेस, जो आपके आइडेंटिटी, आपके पहचान की जो स्मॉलर चीज़ें हैं जो शायद दूसरे नहीं जानते हैं, उसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लोर करें, राइट। बी मोर ओपन अबाउट एक्सप्रेसिंग दीज पार्ट्स ऑफ योर सेल्फ। अगेन दूसरों से केयर लेना भी, यू नो, ट्राई टू बी कंफर्टेबल विद दैट। सो बिकॉज एज कम्युनिटी वर्कर्स इन दिस फील्ड, हमारे लिए बहुत आसान है केयर प्रोवाइड करना, बट केयर रिसीव करना, उसमें भी यू नो वी नीड टू बी ओपन एंड यू नो ओके अबाउट दैट एज वेल। जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अगेन मेक इट अ प्रैक्टिस, मेक इट अ डेली प्रैक्टिस टू डू दैट। एंड ऑल्सो प्रैक्टिस अफर्मेशंस, या खुद के साथ जब हम बातचीत करते हैं उसमें भी एक तरह की पॉजिटिविटी लाना। इसके बारे में हमें आगे चल के तनुजा और मैं हम इसके बारे में बात करेंगे। अगेन इट डजंट मीन कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, बट अगेन देयर इज अ सर्टेन वे इन विच जो हम खुद से बातचीत कर सकते हैं, जिससे हम खुद की केयर कर सकते हैं, राइट। Next slide, please. Yeah. So I'll now invite Tanuja कि क्या आप हमें कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर हमें बता सकते हैं कि हम इमोशनली और साइकोलॉजिकली खुद की केयर कैसे कर सकते हैं। हमने कुछ 2-3 एक्सरसाइजेस या एक्टिविटीज आइडेंटिफाई की हैं जो आप खुद से ये कर सकते हैं अपने टाइम पे। सो फॉर दिस यू विल नॉट नीड एनी मटेरियल, एनीथिंग। आप जस्ट एक जगह पे खुद शांत से बैठकर ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और ये क्या है, तनुजा विल एक्सप्लेन टू अस एंड डेमो इट फॉर अस। जी जी, थैंक यू सो मच सिंदूरा। इनमें से कई सारी एक्सरसाइजेस एक तरीके से ओवरलैप के द्वारा हम, कल आप में से कई लोग जिन्होंने कल का वर्कशॉप भी अटेंड किया होगा, आपने शायद इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होगी। बट कुछ एक्सरसाइजेस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस है, सेल्फ कंपैशन एक्सरसाइजेस है, जो कि हम हमारे क्लाइंट्स के साथ भी करते हैं और उसी के साथ साथ अपने आप के साथ भी कर सकते हैं। ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस का मतलब कि जैसे हम कहेंगे कि बहुत बार जब भी हम जब भी लोगों के नैरेटिव से हम जूझते हैं, जब भी लोगों के कंसर्न्स हम सुनते हैं, उनकी बातें हम सुनते हैं, तो उस समय पर बहुत बार ऐसे तनाव हो जाता है कि वो बातें हमारे मन में चलती ही रहती है। वो जो विचार है या वो जो स्टोरीज जो उन्होंने कही है वो हमारे मन में चलती ही रहती है। इस वजह से ये भी होता है कि हम भले ही प्रेजेंट अभी होते हैं, पर हमारा मन जो है या हमारे वो जो स्टोरीज है वो हम साथ लेकर चलते हैं क्लाइंट्स की। तो एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है जिसे कि हम 5 4 3 2 1 कहते हैं। इसकी शुरुआत अगर हम करनी है तो आप कहीं पर भी हो, आप कंफर्टेबली सेटल हो जाए या कंफर्टेबली एक जगह पर रुक जाए। शुरुआत हम ऐसे करेंगे कि अपने आसपास 5 ऐसे कौन से रंग है उसे नोटिस करेंगे। अपना पूरा ध्यान पूरे रूम में आप जहां पर बैठे हैं कि कहाँ पर आपको लाल रंग दिखाई दे रहा है वो नोटिस करेंगे, या कौन से अलग अलग रंग आपको आप जहाँ पर रुके हुए हैं वहां पर दिखाई दे रहे हैं, उसके ऊपर फोकस करेंगे। ऐसी कौन सी 4 चीजें हैं जो मैं महसूस कर सकती हूँ। क्या वो पंखे की हवा है, या कुर्सी है जहां पर मैं बैठी हुई हूँ, या जमीन है जिसके ऊपर मेरे पैर रखे हुए हैं, मेरे कपड़े जो मैंने पहने हुए हैं। ऐसी कौन सी 4 चीजें हैं जो मैं अपने शरीर पर महसूस कर सकती हूँ। फिर नोटिस करेंगे कि ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो मैं सुन पा रही हूँ। शायद मेरी आवाज हो सकती है इस समय, मैं जहां पर बैठी हुई हूँ मेरे आसपास अगर कोई बात कर रहा होगा,
कोई चिड़िया होगी, कोई पक्षी हो गए, पंछी होंगे, तो उनकी आवाजें, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको सुनाई दे रही है, तो उसे बस नोटिस करेंगे हम। ऐसे कौन सी दो चीजें हैं जिसको हम स्मेल कर पा रहे हैं, कि शायद कुछ खाना पक रहा होगा, उसकी स्मेल हम ले पा रहे हैं, शायद कोई परफ्यूम, कोई सेंट, कोई मिट्टी की खुशबू या ऐसी कोई चीज है जो हमारे आसपास है जिसकी हम सेंट ले पा रहे हैं, और आखिर में ऐसी कौन सी एक चीज है जो हम अपने मुंह में टेस्ट कर पा रहे हैं। शायद कुछ समय पहले आपने लंच किया होगा, उसकी टेस्ट होगी, शायद आप चाय या कॉफी पी रहे होंगे, उसकी टेस्ट होगी। तो ऐसी अलग अलग कोई भी चीजें होगी जिसकी आप टेस्ट कर पा रहे हैं। अगर कोई टेस्ट के ऊपर फोकस नहीं दे पा रहा है, तो ऐसी कौन सी एक टेस्ट है जो मुझे अच्छी लगती है, क्या आप उसके बारे में सोच सकते हैं। तो ये बहुत ही एक सिंपल एक्टिविटी है जिसका नाम 5 4 3 2 1 है, जो आप जब भी कहीं पर भी बैठे हो आप इस एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हो। आप अपना दिन की शुरुआत इस एक्टिविटी के साथ कर सकते हो, आप अपने दिन का अंत इस एक्टिविटी के साथ कर सकते हो। पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है खुद का ध्यान वास्तविकता में लाने के लिए और प्रेजेंस के ऊपर फोकस करने के लिए। कुछ और एक्टिविटीज है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक तो है कि हम मेडिटेशन कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं जब भी हम क्रेविंग या तनाव की बात करते हैं। ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है ये हम सब्सटेंस अब्यूज रिलेटेड वर्क में भी यूज करते हैं, जहां पर कि हमें किसी को कोई सब्सटेंस यूज करने की इच्छा बहुत ही ज्यादा हो रही हो और वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हो। पर उसी के साथ साथ अगर कोई इमोशन हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आइडेंटिफाई करना कि अपने बॉडी में हम कहाँ पर वो इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, किस तरह से वो एक्सपीरियंस जो है उस इमोशन का, उन भावनाओं का, उन मेमोरीज का बिल्डअप हो रहा है। और जैसे आप सांस ले रहे हैं तो वैसे सांस लेना, नोटिस करना, और फिर जब भी हम सांस रिलीज कर रहे हैं तो उस टेंशन को रिलीज करना। जैसे आप ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं उस समय पर नोटिस करना कि किस प्रकार से आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं उस इमोशन से जुड़े हुए, उस टेंशन से जुड़े हुए या उन डिफिकल्ट मेमोरीज से जुड़े हुए, और फोकस करना कि हम आपकी बॉडी में किस तरह से बदलाव आ रहे हैं। ये भी एक्सरसाइज जो है वो आप 3 या 4 डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करें तो इससे भी आपको बहुत इमीडिएट राहत महसूस हो सकती है। अगली जो एंगेजमेंट है जो मैं जैसे कि सिंधुरा जी आपको बता रही थी कि कुछ सेल्फ कंपैशन अफर्मेशंस के बारे में बातचीत करना, कि बहुत बार, और हम क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं, और सबसे पहले तो मतलब सेल्फ कंपैशन के बारे में बात करना मतलब खुद से अगर हम प्यार जता पाए या खुद को हम काइंडनेस दिखा पाए, वो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि अगर मैं खुद के बारे में अच्छा बोल रही हूँ या मैं अब खुद को सराह रही हूँ या मैं खुद को अप्रिशिएट कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सेल्फिश बन रही हूँ, या फिर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी मिस्टेक्स के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। पर जैसे कि समझिए कि आपकी जिंदगी में जो भी कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके पार्टनर्स होंगे, ऐसे कोई व्यक्ति जो आपसे करीबी है, अगर वो अपनी जिंदगी में कोई मिस्टेक करते हैं या वो अपनी जिंदगी में कोई गलती करते हैं, तो आप उन्हें किस प्रकार से एड्रेस करते हैं। क्या आप उन्हें चिल्लाते हैं क्या, या फिर आप उन्हें बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगली बार अच्छे से करना। अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो क्या आप उन्हें कहते हैं कि आप वर्दी नहीं है, या आपका तो कुछ भी नहीं हो सकता है, आप तो बहुत ही बुरे इंसान है। इस तरीके की लैंग्वेज हम अपने करीबी व्यक्तियों के साथ नहीं यूज करते हैं। तो यही समझना कि जब भी हम अपने आप के साथ काम कर रहे हो तो खुद के साथ भी इस तरीके की लैंग्वेज नहीं यूज करना है। खुद को अफर्मेटिव सेंटेंसेस यूज करना कि मैं जैसे भी हूँ वैसे मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं जो भी कोशिशें कर रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो इनफ है। मेरी जिंदगी में काइंडनेस और प्यार और कंपैशन की इम्पोर्टेंस को समझना। अगर आप कोई गलती करते हैं तो अपने आप को बताना कि मैं भी इंसान हूँ और गलती मुझसे हो सकती है और अगली बार मैं बेहतर करने की कोशिश करूंगी। उसी के साथ साथ अगर आप कभी टाइम आउट ले रहे हैं, अगर आप काम से ब्रेक ले रहे हैं, खुद की जिंदगी के कुछ चीजों के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है।
एक लास्ट एंगेजमेंट में आपको बताना चाहूंगी कि हम किस प्रकार से कंज्यूम करते हैं। और जब भी हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, जो कि हम आहार की बात कर रहे हैं, तो आहार मतलब कि केवल खाने से जुड़ा हुआ नहीं, बिल्कुल भी पर उसी के साथ साथ किस प्रकार की न्यूज में पढ़ती हूँ, किस प्रकार के कॉन्वर्सेशंस के बारे में मैं बातचीत करती हूँ, मेरे जिंदगी में किस प्रकार के कॉन्वर्सेशंस चलते हैं, किस प्रकार के सोशल मीडिया में एक्सेस करती हूँ, किस प्रकार के वीडियोज में अपने फोन पर देखती हूँ, ये सारी चीजें कंजम्पशन काउंट होता है। किस प्रकार के आर्टिकल्स में पढ़ती हूँ, तो ऐसे ऐसे रिसोर्सेज भी कंज्यूम करना जिससे कि मुझे खुद के बारे में अच्छा लगे, ऐसे रिसोर्सेज भी कंज्यूम या ऐसे रिसोर्सेज रिस्ट्रिक्ट करना जिससे कि मुझे ज्यादा एंजाइटी, डर, तनाव बढ़े। तो स्पेशली कोविड-19 या कोरोना वायरस के कॉन्टेक्स्ट में ये ध्यान रखना जरूरी है कि बहुत ज्यादा नंबर्स के ऊपर फोकस नहीं करना, या बहुत ज्यादा फियर बेस्ड आर्टिकल्स जो होते हैं उसके ऊपर नहीं फोकस करना, बहुत ज्यादा डेथ्स या फिर बहुत ज्यादा जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन आ रही है वो जरूरी है खुद के अपने आप को अपडेटेड रखना, पर केवल उसी के ऊपर फोकस ना करते हुए रिकवरी के ऊपर भी फोकस करना, जो अच्छी चीजें हो रही है या जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स है उसके ऊपर भी फोकस करना जरूरी है। अभी मैं सिंधुरा जी को वापस इनवाइट करना चाहूंगी कि हमें स्पिरिचुअल सेल्फ केयर के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दें। इसका मतलब है आध्यात्मिक तौर पर हम Sindhura, किस your तरह voice से is breaking up a little bit. कर You may सकते have to हैं। start again. Uh, Yeah, now it's okay. better. Is it better Yeah, now? much better, Yeah. much better. Yeah. Okay. So spiritual self care मतलब हम आध्यात्मिक तौर पर किस तरह से हमारी खुद की सेल्फ केयर कर सकते हैं। So जैसे मैं कह रही थी, कुछ टाइम निकालना जहाँ पे आप खुद के अनुभव पर, खुद के दिन पर रिफ्लेक्ट कर सके, सोच सके, दो 3 मिनट स्पेंड कर सके टू जस्ट अंडरस्टैंड हाउ हैज योर डे बीन। So गिविंग सम टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, प्रकृति या नेचर के साथ कुछ समय बिताना। सो अगेन मैं समझ सकती हूँ कि बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन मोबिलिटी हमेशा पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल वट एवर इज अवेलेबल विथ यू, जस्ट स्पेंड टाइम, इफ नॉट नेचर, विथ एनी पर्टिकुलर एनी थिंग दैट यू फील कंफर्टेबल, जिससे आपको सुकून मिलता है, जिससे आपको शांति मिलती है। हमारे आसपास कई ऐसी चीजें होती है जहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है। सो जस्ट रिमेनिंग ओपन टू दैट, क्योंकि ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि विथ आवर वर्क हम इतने ज्यादा प्री ऑक्यूपाइड हो सकते हैं कि इट इज पॉसिबल दैट वी आर कंप्लीटली क्लोज्ड टू द वर्ल्ड अराउंड अस। ये बहुत बार ऐसा होता है। सो जस्ट रिमेनिंग ओपन टू व्हाट इज देयर अराउंड अस, स्पिरिचुअली ऑल्सो। कई बार स्पेशली अगेन कोविड के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि बहुत अनसर्टेनिटी है, बहुत एम्बिग्विटी है, क्या होने वाला है, कब ये सब ठीक होगा, कुछ ओपन टू नॉट नोइंग। हो सकता है कि शायद हमें इसके जवाब ना मिले, एंड बीइंग ओके विद दैट, राइट? क्योंकि हम बहुत यूज्ड टू हो जाते हैं टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग इंफॉर्मेशन एट ऑल टाइम्स। हमें हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, हर चीज की इंफॉर्मेशन या अपडेट्स होनी चाहिए, स्पेशली इन दिस डे एंड एज। बट ये एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे ये हम सबको मजबूर कर रहा है टू एक्सेप्ट दैट शायद हमें जस्ट बीइंग ओपन टू नॉट नोइंग दैट एंड बीइंग ओके with that and letting go of that. So again इससे जुड़ा हुआ ये भी है कि also letting go of control itself, right? क्योंकि कई बार हमारी जो एंजाइटी होती है इससे जुड़ी हुई होती है कि मैं ये क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, राइट? क्योंकि ये बहुत सारी चीजें मेरे कंट्रोल के बाहर है, एंड अंडरस्टैंडिंग दैट दे विल बी आउटसाइड योर कंट्रोल, जो मैं अभी क्विकली आई एम गोइंग टू शो यू ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो अंडरस्टैंडिंग कि हर एक चीज मेरे कंट्रोल में नहीं हो सकती है, और therefore not to try also and make this about you. Connect with what gives you meaning. जैसे मैं कह रही थी, क्या ऐसी चीजें आपकी जिंदगी में जो आपके लिए मायने, जो आपके लिए पर्पसफुल है, सो उनसे जुड़े हुए रहना। और मेडिटेशन, जो जैसे तनुजा ने अभी बताया था, मेडिटेशन, सो एनी टाइप ऑफ मेडिटेशन। अगेन मेडिटेशन का ये मतलब नहीं है कि आप बैठकर सिर्फ ब्रीदिंग करें, इवन वाइल यूर वॉकिंग, इवन वाइल यूर कुकिंग, जो भी चीज आप माइंडफुली कर रहे हैं, बाय स्टेइंग इन द प्रेजेंट, वर्तमान में रहकर जो आप चीजें कर रहे हैं, वो सारी दे कैन बी मेडिटेटिव इन नेचर। Can you show the next slide please, Tanuja? Yeah.
तो एक एक्टिविटी हो सकती है जब हम ग्रैटिट्यूड की बात करते हैं। सो विद ग्रैटिट्यूड का मतलब आभारी फील करना या फिर थैंकफुल फील करना कि जो भी मेरे पास है उसके लिए मैं बहुत संतुष्ट, या फिर यू नो आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे पास ये चीज़ें हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कभी वंस इन अ वाइल यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज क्वेश्चंस एंड थिंक फॉर योरसेल्फ कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे खुश रखती हैं, आज के दिन में क्या ऐसा हुआ जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ या वेरी थैंकफुल या बहुत कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ आज की चीज़ों में, राइट। मैं किन चीज़ों के साथ मैं कनेक्टेड महसूस कर पा रही हूँ आज के लिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे एक्सपेक्टेशंस थे अबाउट व्हाट इज़ नॉर्मल या कैसे होना चाहिए था, व्हाट इज़ आइडियल, और उस एक्सपेक्टेशंस को मैं कैसे धीरे धीरे लेट गो कर रही हूँ या कैसे कैसे धीरे धीरे उनको मैं फ्लेक्सिबल करते जा रही हूँ। क्या ऐसी चीजें हैं जो मैं नया कर रही हूँ आज के दिन में, राइट, और खुद में मैं क्या नया महसूस कर रही हूँ। सो दीज आर सम वेज ऑफ चेकिंग इन विथ योरसेल्फ with the feeling of gratitude। इन सारी चीज़ों के लिए मैं आभारी हूँ एंड आई एम ग्रेटफुल कि ये सारी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। सो दिस इज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। अगेन, हो सकता है कि आप हमेशा ऐसा ना फील करें, इट्स नॉट पॉसिबल टू ऑलवेज फील ग्रैटिट्यूड, विच इज़ व्हाई आई सेड जब भी आपको थोड़ा व्हेन यू आर फीलिंग अ लिटिल कामर, जब आप थोड़ा काम महसूस कर रहे हो, इट्स अ गुड आइडिया टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड इन दोज टाइम्स, राइट, नॉट व्हेन यू आर फीलिंग वेरी वेरी अपसेट। ये बहुत काम नहीं करेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये एक तरीका हो सकता है मैप करने का कि क्या चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं। सो एट मेनी टाइम्स जब हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, समथिंग लाइक दैट कैन रियली हेल्प, राइट। सो देयर आर 3 थिंग्स ओवर हियर। अगर आप देखिए, एक है कि चीज़ें जो आपके कंट्रोल में हैं, द आउटर मोस्ट सर्कल इज चीजें विच यू कैन नॉट कंट्रोल, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, बट बीच में एक सर्कल है थिंग्स विच यू कैन इन्फ्लुएंस। तो शायद आप कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट, आप इन चीजों में कुछ बदलाव ला सकते हैं, बट नॉट कंप्लीटली कंट्रोल। सो अंडरस्टैंडिंग अगेन द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस, राइट। आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर वर्क जो हम करते हैं हमारी कम्युनिटी के साथ विद द क्लाइंट्स दैट वी वर्क विद, यहाँ पे आता है जब हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वी कैन मेक अ डिफरेंस, बट हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इवन विद आवर क्लाइंट्स हम नहीं कंट्रोल कर सकते कि वो क्या, उनके चॉइसेस या उनके डिसीजंस को नहीं कर सकते, बट वी कैन डेफिनेटली इन्फ्लुएंस, वी कैन डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस। So identifying कि this is where our sphere of influence lies. Next slide please. Yeah. So Tanuja will now talk to us a little bit about कि self care में भी एक हायरार्की होती है, which means that at अलग अलग levels हम किस तरह से हमारी self care कर सकते हैं। कभी कभी कोई चीज़ ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है और कभी कभी कोई चीज़ शायद इतनी helpful नहीं हो सकती, even within the gamut of self care. So Tanuja, over to you. थैंक यू सो मच सिंदूरा। तो आई थिंक अभी जब भी हम हायरार्की देखते हैं सेल्फ केयर की, और हम सेल्फ केयर के बारे में भी जब भी बात करते हैं, तो एक इंडिविजुअलाइज्ड कंसेप्ट की जैसे लगता है, पर उसी के साथ साथ हम कम्युनिटी केयर क्या है, तो केवल ही सेल्फ केयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी अपने आप के ऊपर भी है, पर उसी के साथ साथ एक कम्युनिटी ऑफ केयर कैसे बिल्ड करनी है, जिससे कि हम और रेजिलियंट और अच्छी तरीके से रेस्पॉन्स ड्रिवन सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल्स बन सके, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जब भी हम सेल्फ केयर के बारे में बात करते हैं तो बहुत बार ध्यान हमारा शायद ये पिरामिड के जो ऊपरी हायरार्की में होता है, कि खुद का ध्यान रखना, कुछ टाइम ऑफ लेना, या कुछ अच्छी तरीके से पढ़ना, या मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, उसके ऊपर फोकस रखना। पर उसी के साथ साथ उसके भी और अलग अलग लेवल्स है, और किस तरह से ये डीपन होते हैं वो डिटरमाइन करेंगे कि कितना मेरा सेल्फ केयर अच्छा है और कितना मेरा सेल्फ केयर स्ट्रॉन्ग भी है। तो कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस पे एंगेज करना, जैसे कि आप नेचर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मेडिटेशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और जब भी हम स्पिरिचुअलिटी कह रहे हैं, जैसे अपर्णा ने बताया कि इसका मतलब रिलीजन या फिर धार्मिक स्पिरिचुअलिटी नहीं है, पर आपका कनेक्शन विद एनीथिंग दैट यू थिंक इज इम्पोर्टेंट, आपके हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट है, या ऐसे प्रिंसिपल्स या वैल्यूज है जो आपको ड्राइव करते हैं जिंदगी में, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं।
जब भी हम उसी के साथ साथ कुछ और अलग अलग एंगेजमेंट्स है, जैसे कि सेल्फ रिफ्लेक्शन, कंसिस्टेंटली ध्यान रखना कि मेरी जरूरतें क्या है और मैं अपनी जरूरतों के लिए क्या कर रही हूँ या अपने आप के लिए मैं क्या कर पा रही हूँ। खुद के लिए काउंसलिंग सर्विसेज लेना, किसी कुछ क्रिएट करना जिससे कि मुझे अच्छा लगे, कि कुछ कैन बी आर्ट, इट कैन बी ड्राइंग, इट कैन बी पेंटिंग, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखना। इसके लिए आप अलग अलग एक्टिविटीज में एंगेज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड करना जो मेरे लिए हेल्दी है, रिलेशनशिप्स बिल्ड करना जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मुझे अपना ध्यान रखने में मदद करती है। ऐसी कम्युनिटी कल्चर्स बिल्ड करना जो मुझे अपना ध्यान रखने में मदद करते हैं। बाउंड्रीज सेटिंग करना, जिससे कि अगर कुछ अनहेल्दी चीजें हो रही है या फिर अगर मैं अनहेल्दीली अपने बाउंड्रीज मेरे क्रॉस किए जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मैं अपना ध्यान कैसे रखूं या मैं अपने काम का ध्यान कैसे रखूं। कुड बी कि पर्सनल स्पेस में हो सकता है या प्रोफेशनल स्पेस में भी हो सकता है। और जब भी मैं बाउंड्री कह रही हूँ उसका ये छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है कि जैसे इस मेरे वर्क आवर्स के बियॉन्ड फोन कॉल पर अवेलेबल रहना, या फिर जब भी अगर मैं छुट्टी पर हूं तो उस दिन पर काम करना। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें भी हो सकती है जो कि बाउंड्री डिफाइन करती है और सॉर्ट ऑफ एनमेश भी करती है। खुद के लिए प्यार और खुद के लिए सॉर्ट ऑफ कंपैशन जिसके बारे में हम बात करें कि खुद का ध्यान कैसे रखें या खुद से हम अच्छे से काइंडली कैसे बिहेव करें, इसकी भी प्रैक्टिसेस बिल्ड करना जरूरी है। खुद के हेल्थ या खुद के जो रिक्वायरमेंट्स है कि मेरी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो एक रिक्वायरमेंट्स होंगी उसको प्रायोरिटाइज करना। अगर आपको जरूरत है कि कुछ टाइम ऑफ लेने की, अगर आपको जरूरत है खुद के ऊपर ध्यान रखने के लिए कोई भी चीजें करने की, तो उसको प्रायोरिटाइज करना, ना कि उसको हम टालते रहना। या फिर बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हम बाकी सारी चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं पर खुद की जरूरतों को कभी प्रायोरिटाइज नहीं करते। उसी के साथ साथ अलग अलग एस्पेक्ट्स हो सकते हैं कि मेरी जिंदगी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो सकती है, जिंदगी में ऐसे ऑर्डर्स क्रिएट करना या फिर इस तरह के कंपार्टमेंटलाइजेशन क्रिएट करना जिससे कि मैं अपनी जिंदगी और बेहतर तरीके से या और सुख शांति से जी सकूं। खुद की पर्सनल सेफ्टी, हाइजीन, ईटिंग, इन सारी चीजों के ऊपर भी ध्यान रखना, ये सारी चीजें भी सेल्फ केयर में इंक्लूड होंगी। अभी बस हम कुछ कंसेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं और जैसे हम शेयर कर रहे हैं मैं आपको एनकरेज करूंगी कि आपको अगर कोई सवाल होंगे तो प्लीज आप चैट के द्वारा या फिर आप क्वेश्चन आंसर के द्वारा पूछ सकते हैं और हम इस सेशन हम कंटेंट कवर होने के बाद उसके ऊपर फोकस करेंगे। अभी मैं कुछ कंसेप्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि कम्युनिटी केयर से जुड़े हुए हैं और हम देखेंगे कि किस तरह से ये इम्पोर्टेंट है हमारे काम में। ये जो कंसेप्ट्स है ये विकी रेनॉल्ड्स नामक एक व्यक्ति है जिन्होंने दिए हुए हैं और उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं या कुछ पर्सपेक्टिव्स दिए हुए हैं जिससे हमें बर्नआउट की तरफ देखना चाहिए। तो सबसे पहले तो उनका मानना ये है कि हम जब सेल्फ केयर की बात करते हैं तो ना कि केवल एक इंडिविजुअलाइज्ड फ्रेमवर्क से देखना। सेल्फ केयर बहुत ही जरूरी है इंडिविजुअली एंगेज करने में, क्योंकि जब भी हम वो करेंगे तभी हम जिन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं उनके ऊपर हम फोकस कर पाएंगे और उनकी जो कंसर्न्स है उसको हम जस्टिस कर पाएंगे या उनके साथ हम अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। पर उसी के साथ साथ आप जो काम कर रहे हो आप केवल एक व्यक्ति के साथ नहीं काम कर रहे हो, आप एक कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हो, आप एक व्यवस्था के साथ काम कर रहे हो और उस व्यवस्था में जो अन्याय है, जो मुश्किलें हैं, जो कठिनाइयां हैं उसमें आप बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो। तो आप क्लाइंट्स को उस व्यवस्था में होने वाले अन्याय को कैसे मैनेज करना है या उससे कैसे अडेप्ट करना है वो नहीं सिखा रहे हो। आप छोटे से छोटे तरीके में क्लाइंट्स की जो व्यवस्था है उसे कैसे बदला जाए उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हो। तो जब भी कि हम हमारे काम को ना कि केवल इंडिविजुअल 1-to-1 क्लाइंट वर्क की तरफ से देख रहे हैं पर हम जो क्लाइंट वर्क कर रहे हैं उसे हम एक कम्युनिटी में ट्रांसफॉर्मेशन या एक सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के नजरिए से अगर देख रहे हैं तो हमारा सेल्फ केयर और हमारा बर्नआउट प्रिवेंशन भी उस नजरिए से देखना जरूरी है। जब भी हम काम करते हैं तो हम जिन टीम्स में काम करते हैं, हम जिन कम्युनिटीज में काम करते हैं, हम जिन संस्थाओं के साथ काम करते हैं उसके साथ साथ कलेक्टिव एथिक्स मतलब कि क्या ऐसे मूल्य है जिनको हम सामने रखे हुए साथ में काम करने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना। कि जैसे एज अ कम्युनिटी हम बिल्ड कर रहे हैं कि ज्यादा रेजिलिएंट कम्युनिटीज बिल्ड हो या फॉर एग्जाम्पल हम चाह रहे हैं कि लोगों को एक डिग्निटी या रिस्पेक्ट या उनके अधिकारों उनको जो मिले। तो ये जो सारे
वैल्यूज है या एथिक्स है जो एज अ कम्युनिटी हम फॉलो करते हैं, इसके बारे में बातचीत करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही एथिक्स और वैल्यूज को सामने रखकर लोग अपना कम्युनिटी वर्कर्स अपना काम कर रहे हैं या एज प्रैक्टिशनर्स हम लोगों के साथ एंगेज कर रहे हैं। बहुत बार अगला जो कंसेप्ट है वो है स्पिरिचुअल पेन का, कि मतलब हम जहां पर काम कर रहे हैं, कि जो हम कम्युनिटीज में काम कर रहे हैं, जो हम व्यवस्थाओं में काम कर रहे हैं, जो हम जिन संरचनाओं में हम काम कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे लिमिटेशंस हो सकते हैं, अन्याय हो सकता है, जिस वजह से हम पूरी तरीके से जो एथिक्स है, जिन 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 मूल्यों को हम सामने रखकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम ना कर पाए। तो इसके बारे में भी समझना कि किस तरह से कि ये स्ट्रक्चर जो है ये लिमिट कर रहे हैं। पर उसी के साथ साथ जब भी हम क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो तो आउट ऑफ द वे नहीं जाना और समझना कि किस तरीके से हम इन स्ट्रक्चर्स से क्लाइंट्स को जूझने के लिए किस तरीके से इक्विप कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम सॉलिडारिटी की बात कर रहे हैं, कि मतलब एज अ कम्युनिटी हम सारे कनेक्टेड है, हम जो काम कर रहे हैं, हम जो स्ट्रगल्स कर रहे हैं, या जिस प्रकार के काम हम बिल्ड कर रहे हैं, जो व्यवस्था से जुड़े हुए अन्याय है या मुश्किलें है या कठिनाइयां है जो लोग जूझ रहे हैं, उनसे कैसे काम किया जाए उसके बारे में हम काम कर रहे हैं। तो ये काम केवल आप अकेले या आपकी संस्था अकेले नहीं कर रही है, आप शायद एक विषय पर काम कर रहे होंगे, पर उसी के साथ साथ और कई सारी संस्थाएं और कई सारे लोग हैं जो हम सब साथ में मिलकर ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों की या जिस कम्युनिटीज में हम काम करते हैं वहां पर की लोगों की जरूरतें बहुत ज्यादा होंगी, पर जब भी तो हमें ये भी समझना है कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किन किन जरूरतों को पर काम करने की है और हम में कितनी पावर है इन जरूरतों पर काम करने की। पर उसी के साथ साथ दूसरे संस्थाएं हैं, दूसरे हमारे जो भाई बहन हो गए जो हमारे साथ इन कम्युनिटीज में काम कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार से इसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस सबको एक साथ मिलकर देखना। कुछ प्रैक्टिसेस है जिसके बारे में हम बात करेंगे, या कुछ बिलीव्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो मदद करता है हमें सस्टेनेबिलिटी बिल्ड करने में। सस्टेनेबिलिटी बिल्ड करने में मतलब कि ज्यादा से ज्यादा समय तक, हम लंबे समय तक इस काम को कैसे लेकर जा सकें। तो अभी सबसे पहले इनका कहना है, ये कंसेप्ट्स के द्वारा इनका मानना है कि जब भी हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो सेल्फ केयर, बर्नआउट, ये केवल या फिर मैं जो मेरी कम्युनिटी में काम कर रही हूँ वो केवल मेरी अकेली की प्रॉब्लम या एक ऐसा इंडिविजुअल या प्रोजेक्ट या आइसोलेटेड एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक इंडिविजुअलाइज्ड प्रॉब्लम नहीं है जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। पर ये मानना कि ये जो सारी कठिनाइयां है या डिफिकल्टीज है जिनसे हम जूझ रहे हैं वो सिस्टेमिक है और हम साथ मिलकर इसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी समझना कि हम क्लाइंट्स के साथ जो काम कर रहे हैं तो हम क्लाइंट्स को अकाउंटेबल है, मतलब कि ये हमारा एथिकल फ्रेमवर्क है कि हम उनके साथ जब भी काम कर रहे हो तो हम बेहतर से बेहतर तरीके की सस्टेनेबिलिटी बिल्ड कर पाए, ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसे सर्विसेज बिल्ड कर पाए जो कि ज्यादा से ज्यादा समय तक उनको अच्छे से अच्छे तरीके से केटर या उनकी जरूरतों को केटर कर पाए। सबसे पहली बिलीव जिसके बारे में हम बात करते हैं कि ये समझना कि मैं इररिप्लेसेबल हूँ, मतलब कि मैं जो हूँ, मैं जो काम कर पा रही हूँ इस कम्युनिटी में या इस संस्था में वो कोई और नहीं कर सकता है। ये समझना कि हम हर एक व्यक्ति अपना रोल कर रहे हैं, पर उसी के साथ साथ मेरे जैसे कई और मेरे साथी हैं जो सिमिलर काम कर रहे हैं, और अगर मैं एक चीज नहीं कर पाऊं तो वो दूसरे मेरा हाथ बटाकर मुझे इस चीज में मदद कर पाएंगे। तो यही ध्यान में रखना कि हम जो काम कर पा रहे हैं वो कई और सारे लोग कर सकते हैं, और उसके लिए उसको साथ में मिलकर एक दूसरे का हाथ बटाकर काम करना। एक चीज ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि, और ये जब भी हम संस्था के बारे में बात करते हैं या एक कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं, तो अगर संस्थाएं जहां पर कि हम अगर बीमार हो तभी भी हम चले आते हैं, या फिर अगर हम अंदर से मानसिक रूप से अच्छा नहीं महसूस कर पा रहे हैं तभी भी हम आते हैं, तो खुद की जो जरूरतें हैं, खुद की स्वास्थ्य के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसे प्रायोरिटाइज करना भी इसका एक हिस्सा है। हम जब सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि खुद के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखना, तो क्यों अच्छा बनाए रखना है, वो हमारे खुद के लिए तो बिल्कुल ही जरूरी है, पर उसी के साथ साथ हम जिन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, हम जिन कम्युनिटीज के साथ काम कर रहे हैं अभी और फ्यूचर में हम जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए या उनकी जरूरतों के लिए हमें अपनी सस्टेनेबिलिटी, अपने मेंटल हेल्थ को अच्छे से बनाए रखना जरूरी है। हम जो काम करते हैं बहुत सारी
डिफिकल्ट स्पेसेस में भी हम काम करते हैं, जहां पर कि वास्तविकता में काम करना, सपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो हमारे काम के ऐसे एस्पेक्ट्स जो करने इजी है और ऐसे एस्पेक्ट्स जो करना बहुत मुश्किल है, उससे भी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ऐसे एस्पेक्ट्स जहां पर कि जो मुश्किल है, कि मतलब कि वास्तविकता में बहुत ही कठिन है पूरी तरीके से पॉवर्टी को लड़ना, वास्तविकता में बहुत ही कठिन है लोगों के साथ जो घातक अपघात हो रहे हैं, ट्रॉमा हो रहा है, उसे एड्रेस करना। तो ये जानना और समझना कि कौन से एस्पेक्ट्स मेरे काम के कठिन है। जब भी आप काम करते हैं तो काम में एक डाइवर्सिटी क्रिएट करना, कि केवल क्लाइंट वर्क जब भी हम करते हैं तो वो बहुत बार हमारे ऊपर हावी भी हो सकता है। तो काम में अगर डाइवर्सिटी प्रिपेयर कर पाए तो उससे बहुत ही मदद होती है। एक अगला जो कंसेप्ट है जहां पर कि वो बताती है कि बहुत बार जब भी कम्युनिटीज में सब साथ मिलकर काम करते हैं, तो कोई व्यक्ति अगर वायलेंस के इशू पर काम कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल वायलेंस, असॉल्ट के इश्यूज पर काम कर रहा है, और अगर कोई व्यक्ति राशन या फूड से जुड़े हुए इश्यूज पर काम कर रहा है, तो पहले व्यक्ति का काम दूसरे व्यक्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये समझना कि हम सब इस कम्युनिटीज को बिल्ड करने के लिए साथ में एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, और ये जानना कि हम सबका काम इम्पोर्टेंट है। जब भी हम कह रहे हैं कि ये एक का काम दूसरे के काम से स्पेशल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा काम इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका काम बहुत ही जरूरी है, पर बाकी जो हमारे साथी काम कर रहे हैं उनके एफर्ट्स को और हमारे एफर्ट्स को एक साथ में जो अटेम्प्ट हो रहा है, इस नजरिए से देखना और उससे जोड़ना। बहुत बार जब भी हम डिफिकल्ट सिचुएशंस, कम्युनिटीज में सालों तक काम करते हैं, तो एक सिनिसिज्म आ जाता है, मतलब कि ऐसे लगता है कि कुछ भी कर लो चीजें बदलेंगी नहीं, या जैसी है चीजें वैसी ही चलती रहेंगी। और जब भी ये सिनिसिज्म आता है, तभी हम होप यानी कि तभी हम आशा नहीं निर्माण कर पाते हैं कि मेरे काम से मैं कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये खुद को याद दिलाना कि हम जो काम कर रहे हैं वो एक ऐसी पार्श्वभूमि में काम कर रहे हैं जहां पर हमारे कई सारे साथियों ने पहले बहुत सारी चीजों से कंट्रीब्यूट किया हुआ है, जिससे कि उन्होंने इस सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाया है, और हमारा जो काम है उसी का एक हिस्सा है। बहुत बार हम जब भी लोगों के साथ काम करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम मेजर नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर हमने किसी क्लाइंट को एक रिस्पेक्टफुल, एक डिग्निफाइड लाइफ जिंदगी जीने की मदद की, या खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम बिल्ड करने में मदद की, ये शायद हम काउंट नहीं कर पाएंगे। पर ये समझना कि ये सारे एस्पेक्ट्स की तरीकों से भी आप लोगों के जिंदगी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप सामाजिक व्यवस्था के ऊपर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत आपके एक्सपीरियंसेस में अगर ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस आपने डेवलप की होगी जिससे कि आपने सीखा है कि अपना ध्यान कैसे रखना, एक कम्युनिटी ऑफ केयर कैसे बिल्ड करना, क्लाइंट से कैसे सीखना जिंदगी में कुछ चीजें, तो उन प्रैक्टिसेस को अपने कॉलीग्स, अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने कम्युनिटी के साथ भी शेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिवोल्यूशनरी लव जो कॉन्सेप्ट के बारे में उन्होंने बताया है, उनका ये भी कहना है कि हम जो अपने क्लाइंट्स के साथ अपनापन महसूस करते हैं या प्यार जो महसूस करते हैं, जो हम कम्युनिटीज में जब भी काम कर रहे हैं, तो वो अपनापन भी हमें मोटिवेशन देता है अच्छा काम करने के लिए, अच्छी तरीके से अपना काम और अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए। तो उस अपनेपन को पकड़ कर रखना और उस अपनेपन को अपने दिल के पास रखना, ताकि आप अच्छी तरीके से अपना काम पूरा कर पाए। अगले दो लास्ट कंसेप्ट्स है कि पहला कंसेप्ट है कि ट्रांसफॉर्मेशन, कि ये समझना कि ऐसे नहीं है कि मैं केवल अपने क्लाइंट्स को के साथ काम कर रही हूँ, या मैं अपने तरीके से जितना हो सके क्लाइंट्स को दे रही हूँ या कम्युनिटीज को दे रही हूँ, पर ये भी ध्यान में रखना कि मैं जिन कम्युनिटीज के साथ काम कर रही हूँ उनसे भी मैं सीख रही हूँ और मैं ट्रांसफॉर्म हो रही हूँ, मेरे वैल्यूज बदल रहे हैं, और मैं एक अच्छी तरीके या मैं एक अच्छी सोशल वर्कर बन रही हूँ, मैं एक अच्छी कम्युनिटी वर्कर बन रही हूँ, मैं एक अच्छा इंसान बन रही हूँ। तो किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है और उसके लिए ओपन रखना। तो हमेशा ऐसे नहीं समझना कि मैं एक सर्टेन तरीके के रूल्स और सर्टेन तरीके के रिसोर्सेस लेकर कम्युनिटी में जा रही हूँ और उनसे मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो कंसिस्टेंटली समझना कि ये एक 2 वे प्रोसेस है। और एक लास्ट जो है जो कि सोशल डिवाइन, कि हम जो काम कर रहे हैं वो हम सॉलिडारिटी में अलग अलग कई सारी संस्थाएं हैं, अलग अलग कई सारे धारणाएं हैं और कई एस्पिरेशंस है जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। तो हम अकेले नहीं है इस काम में, और हम जो काम कर रहे हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहा है इन सामाजिक व्यवस्थाओं को, इन संरचनात्मकताओं को आगे ले जाने के लिए या इन अन्यायों को कम करने के लिए।
तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है कम्युनिटी केयर के जो हमें अपने काम के साथ, अपने संस्थाओं के साथ, अपने साथियों के साथ बिल्ड करने चाहिए, जिससे कि हमें और सस्टेनेबल कम्युनिटी बिल्ड कर पाए। सेशन खत्म करने से पहले बस मैं आपको स्वास्थ्य हेल्पलाइन के बारे में बताना चाहूंगी, जो कि एक हेल्पलाइन है जो कि हम iCall TISS के द्वारा चला रहे हैं, जो कि सारे हेल्थ केयर, मेंटल हेल्थ केयर, कम्युनिटी वर्कर्स जो फ्रंट लाइंस पर काम कर रहे हैं उनके लिए है। ये हेल्पलाइन एक मुफ्त हेल्पलाइन है, अलग अलग भाषाओं में हम काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। जो नंबर है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक ये हेल्पलाइन चलेगी। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं, अगर आप किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, अगर कोई बात मन से छूट ही नहीं रही है, कोई भी प्रॉब्लम छोटी या बड़ी नहीं होती है, पर अगर आप किसी प्रोफेशनल से इसके बात करना चाहेंगे तो आप बिल्कुल ही इस हेल्पलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तनुजा जी, मेरे ख्याल से अभी हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। फिर से एक बार दोहराना चाहते हैं कि ये स्वास्थ्य हेल्पलाइन जो है ये कम्युनिटी के लिए नहीं है, पर कम्युनिटी में काम करने वाले आपके जैसे प्रोफेशनल्स, वर्कर्स के लिए है। अगर आप अपना मनोसामाजिक स्वास्थ्य अच्छा चाहते हैं तो यहाँ पर फोन कर सकते हैं। और ये जो नंबर है ये कम्युनिटी के लिए है। अगर आपको लगता है कि कम्युनिटी के किसी व्यक्ति को मदद चाहिए तो ये जो नंबर है iCall की दूसरी कोविड स्पेशल लाइन है, यहाँ पर आप फोन करके बातचीत कर सकते हैं। अनम जी, आप अगर मॉडरेट करें और जो आपकी बातचीत है वो शुरू करें या प्रश्न बताना शुरू करें तो आई थिंक दैट विल बी रियली हेल्पफुल। ये Q&A सेक्शन में आई थिंक तनुजा को शायद दिख रहे होंगे, 3 सवाल आए हैं अभी। तो इन 3 सवालों का अभी जवाब दे सकते हैं, और बाकी अगर हमारे पास वक्त हुआ, क्योंकि 4:30 तक है ये सेशन, बाकी क्वेश्चन ले सकते हैं। जरूर तनुजा जी, हम शुरू। आई थिंक सबसे पहले शुभा जी ने पूछा है कि नोट्स क्या हम शेयर कर सकते हैं। तो या कुछ हम इसमें से कुछ जानकारी डेफिनेटली आपके साथ शेयर कर सकते हैं। आप अगर हमें लिखे तो वी विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर सम ऑफ दीस हैंडआउट्स। अगला क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है कि सेल्फ केयर हायरार्की में जो आखिरी पॉइंट था वो उन्होंने मिस कर दिया। तो वो देखना चाह रही थी। तो आई थिंक आखिरी पॉइंट जो था वो कि हम बात कर रहे थे शुभा जी कि खुद की जो बेसिक जरूरतें हैं, हाइजीन, खाना, अच्छी नींद लेना, क्लीन कपड़े पहनना, खुद के लिए रिसोर्सेज के लिए एक्सेस क्रिएट करना, ये भी एक सेल्फ केयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वो चुंकू शेरपा जी ने पूछा है, जिन्होंने कहा है कि आप स्पिरिचुअल पेन के बारे में फिर से दोबारा थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या। तो एसेंशियली हम जब स्पिरिचुअल पेन के बारे में बात कर रहे थे, वो कॉन्सेप्ट का ये मानना है कि बहुत बार हमारे मन में होता है कि मैं एक इस प्रकार से अपना सोशल वर्क प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, या मैं क्लाइंट्स के साथ इस प्रकार से काम करने की कोशिश करना चाहती हूँ, पर जो सामाजिक व्यवस्थाएं होती है या जो इनजस्टिस होता है या स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमें इस प्रकार से काम करना नहीं देते हैं, जिस वजह से एज अ काउंसलर, एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स या प्रैक्टिशनर्स हमें बहुत बार ये एक कॉन्वर्सेशन में आ जाता है कि वो एक बहुत ही डिफिकल्ट क्लाइंट है या वो एक बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लमैटिक पर्सन है, इस वजह से मैं उनके साथ काम नहीं कर पा रही हूँ। तो काउंसलर्स को जो रेजिस्टेंस या नॉट रेजिस्टेंस बट काउंसलर्स को जो तनाव महसूस होता है अपने एथिकल फ्रेमवर्क में काम ना करने के वजह से, तो उससे जो डिस्ट्रेस है वो डिस्ट्रेस सामाजिक व्यवस्थाओं की वजह से भी आ रहा है, ना कि वो क्लाइंट की से आ रहा है जो वो डिफिकल्ट होंगे। तो इसे आइडेंटिफाई करना, तो बहुत बार जब भी हम टीम डिस्कशंस में भी बात करते हैं कि ये एक व्यक्ति है जो बहुत ही डिफिकल्ट है और उससे कैसे एड्रेस करना है वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो डिफिकल्टी, वो जो पेन या डिस्ट्रेस काउंसलर एक्सपीरियंस कर रहा है वो उस व्यक्ति से नहीं आ रहा है, पर जिन व्यवस्थाओं में हम काम कर रहे हैं उससे आ रहा है। इसे समझना और उन व्यवस्थाओं के ऊपर कैसे बदलाव लाया जाए उसे समझने के बारे में। तो आई थिंक तनुजा जी आप कह रहे हैं कि लोग मुश्किल नहीं है, व्यवस्थाओं कहीं पर वो मुश्किल है, और हम लोगों को ब्लेम ना करें, पर जहां पर व्यवस्थाओं के ऊपर कहीं पर एक जिम्मेदारी डालनी है वहां पर वो ही डाले। हाँ, तो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज एक दूसरे के लोग दुश्मन हो सकते हैं और व्यवस्थाएं वैसे ही छूट जाए तो
स्वालेहा जी ने पूछा है कि हाउ इज वाइकेरियस ट्रॉमा एंड सेकेंडरी ट्रॉमा डिफरेंट? तो सेकेंडरी ट्रॉमा ये जो है कॉन्सेप्ट, ये थोड़ी शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है। माने जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं जो तनाव से गुजर रहा है या वायलेंस या किसी भी ट्रॉमा से गुजर रहा है, तो वो कहानियां आप लेकर घूमेंगे, उससे प्री ऑक्यूपाइड होंगे, शायद घर पर भी उसका ही सोचेंगे, एक तनाव आपके शरीर में भी महसूस होगा, कहीं पर एक इमोशनली भी आपको कहीं पर नेगेटिव इमोशंस आ जाएंगे, पर ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। पर वाइकेरियस ट्रॉमा जो है वो लंबे स्तर पर, अगर आप वायलेंस, ट्रॉमा, कठिनाइयाँ, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज, पॉवर्टी, जॉबलेसनेस, ऐसे ट्रॉमेटिक इश्यूज पर बार बार लगातार काम कर रहे हैं, तो वाइकेरियस ट्रॉमा में ये सारे तो चीजें आपको दिखाई देंगी, पर दुनिया की तरफ देखने का, लोगों की तरफ देखने का, फ्यूचर की तरफ देखने का और खुद की तरफ देखने, आपका पूरा नजरिया भी फंडामेंटली बदल जाएगा। और ये जो पूरा ट्रॉमा है वो आप लोगों की तरफ छोड़ नहीं पाएंगे, खुद ही उसको अब्सॉर्ब करके ही जीना शुरू करेंगे। उसको वाइकेरियस ट्रॉमा है। ये एक दिन में बिल्ड नहीं होता है, ये बहुत सालों में बिल्ड होता है, पर उसकी भनक भी मिल जाए, उस पर काम करना शुरू करना जरूरी है, वरना वो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। अगला सवाल जो है डॉक्टर शाहीना परवीन ने पूछा है कि उन्होंने कहा है कि इज एम्पैथी गुड फॉर अ प्रोफेशनल? अभी तो देखिए, हम सिखाते भी है, सीखते भी है कि एम्पैथी तो बहुत ही जरूरी है। कि of course, I mean, we know that it's just putting yourself into other people's shoes, but और एक बहुत उसके साथ एक बहुत छोटी सी एक सेंटेंस है जो हम भूल जाते हैं, कि हमें ये भी ध्यान में रखना है कि वो शूज दूसरे किसी को बिलोंग करते हैं और हमें उसको वापस करने हैं। हाँ, तो समानुभूति तो बहुत ही जरूरी है, पर हम दूसरों की जिंदगी शुरू, ये बहुत कठिन प्रश्न भी है। उसको दूसरा एक कॉन्सेप्ट है कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। होता नहीं है, जब हम काम करना शुरू करते हैं तो वो कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जैसे मैंने कहा कि जब आपको लगा मन को कि ये मेरा पर्सनल और प्रोफेशनल जो है वो इतना घुल मिल गया है और उससे ऊर्जा मिलना कम हो रहा है, पर उससे तनाव मेरा बढ़ रहा है, तो आई थिंक इट्स टाइम टू स्टॉप, आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन। मैं ये भी आज कहना चाहती हूँ कि आप अगर आज के सत्र के बाद अपने आप से एक प्रश्न पूछे कि कौन से ऐसे मूल्य थे, कौन से ऐसे प्रश्न थे और कौन से ऐसे उद्दिष्ट थे जो लेके मैंने ये काम शुरू कर दिया, कौन से मेरे ये मूल्य उद्दिष्ट थे, और आज उन मूल्यों से और उद्दिष्टों से आप कितने जुड़ पा रहे हैं, या उसके बीच में ये तनाव आ रहा है, ये ट्रॉमा, ये बर्नआउट आ रहा है। अगर वो आ रहा है और उतनी ऊर्जा से आप नहीं काम कर पा रहे हो, तो आई थिंक एम्पैथी के साथ साथ सेल्फ एम्पैथी या सेल्फ कंपैशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हम आईकॉल में ये अगर हम लोगों को बता रहे हैं कि हमें मदद चाहिए, तो क्या ही प्रिंसिपल आप अपने आप को इस्तेमाल कर रहे हो? क्या आप अपने आप के लिए मदद ले रहे हो? आर यू टेकिंग अप्रिसिएशन, कंपैशन फॉर योरसेल्फ? आई थिंक दैट इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट एज एम्पैथी इज। एक स्वालेहा जी ने दोबारा पूछा है कि many of my clients are working in quarantine homes and they are facing stigma from family, especially women. So what they can do and how they can take care of themselves, if you can share some points on it. ये जो सवाल है मुझे पूरा समझ में आया ऐसा नहीं लग रहा है, पर आप कह रहे हैं कि ये जो आपके क्लाइंट्स है वो घर में रह रहे हैं, क्वारंटाइन में है और घर वालों से ही उनको स्टिग्मा महसूस हो रहा है। हाँ, शायद उसमें दूसरी महिलाएं हैं जिनकी तरफ से। तो ये ऑफ कोर्स आई मीन उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि कोरोना बीमारी तो मैंने जानबूझ के अपने आप पर तो लाई नहीं है, तो स्टिग्मा मुझ पर क्यों है, ये तो सवाल सारों के मन में आज है। पर आप उनके साथ है, यही सबसे पहले मेरे लिए तो स्ट्रेंथ है उनके लिए, या कि उनके लिए सपोर्ट है कुछ। हाँ, और स्टिग्मा दो तरीके से हम जूझ सकते हैं। एक तो जो स्टिग्मा करने वाले हैं उनसे डायलॉग
करके स्टिग्मा कम हो सकता है, या शायद दुनिया बदले। सिंधुरा जी ने कहा था थिंग्स दैट आई कैन कंट्रोल एंड थिंग्स दैट आई कांट कंट्रोल। सो वन थिंग दैट यू कैन डू इज, मैं कैसे नेगोशिएट कर सकती हूँ घर वालों से ताकि वो स्टिग्मा कम हो जाए या उनकी सोच बदले। और अगर उनकी सोच नहीं बदलती है तो दूसरा स्टिग्मा का दो एस्पेक्ट्स होता है, एक एनेक्टेड स्टिग्मा है, लोग क्या कर रहे हैं, और दूसरा परसीव स्टिग्मा है, मैं क्या स्टिग्मा का अपने आप पर असर। तो एटलीस्ट परसीव स्टिग्मा को मैं कैसे कम कर सकती हूँ, वो सोच है। शायद वो स्टिग्मा इंटरनलाइज हो गया है, मैं खुद के बारे में भी छोटा महसूस करती हूँ, मुझे बहुत खुद के बारे में निराश लग रहा है, उदास लग रहा है, तो एटलीस्ट हाउ कैन आई स्टॉप दैट। आइडियली अगर मैं नेगोशिएट कर पाऊं घर वालों से और कह पाऊं कि ये मेरी गलती नहीं है कोरोना होना, तो that will be better. But both ways I think you'll have to continuously work. But I'm glad that your clients still have access to you. I think that's fantastic, definitely. Yeah. गोपाल कृष्णन जी ने पूछा है कि if we have an extremely clinical approach, will the client feel comfortable in trusting us? तनुजा जी आप सवाल लेना चाहते हैं? बिकॉज क्लिनिकल अप्रोच मुझे लगता है वो डायग्नोसिस और ऐसे कुछ बात करें शायद। जी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि एक तो हमें दो चीजों में डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि एक तो मतलब कि जब भी अगर हम क्लाइंट्स के साथ एक स्टिग्मेटाइजिंग लैंग्वेज की इस्तेमाल करें या लेबल्स का इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल उन्हें हमारे ऊपर विश्वास रखने में बहुत ही मुश्किल होगी। उन्हें हम एक सेफ स्पेस नहीं क्रिएट कर पाएंगे जहां पर कि वो बिना झिझक जो मन में आए वो शेयर कर पाए, क्योंकि ये सेम स्टिग्मा, ये सेम डिफिकल्टी उन्हें बाकी स्पेसेस में भी मिली है। जब भी हम क्लिनिकल अप्रोच मतलब कि हमें ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि हमारे पास जानकारी होनी चाहिए, हमारे पास पर्सपेक्टिव होने चाहिए कि क्या जरूरतें हैं, किस तरीके की सपोर्ट लोगों को लग सकते हैं, पर उस इंफॉर्मेशन को हमें क्लाइंट्स को इस तरीके से शेयर करना है कि जिससे वो एम्पावर फील कर सके, ना कि उन्हें वो उन लेबल्स का या उन डायग्नोसिस का बर्डन फील हो कि मुझे एक और लेबल लगा दिया या कह दिया कि अभी आपको ये हुआ है, अभी आपको डिप्रेशन हुआ है, अभी आप इससे डील करिए। बल्कि उस इंफॉर्मेशन को का इस्तेमाल करके वो अपनी जिंदगी में जो घटनाएं हो रही है, जो एक्सपीरियंसेस है, उसे और कैसे अच्छे से समझ पाए, ये हमारा फोकस होना चाहिए, और जिससे कि हम क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड करने में और बेहतर तरीके से सक्षम हो पाएंगे। और ये भी हम आईकॉल की तरफ से ये भी कहना चाहते हैं कि हम आईकॉल में ये मानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा ये मनोसामाजिक मुद्दा है। तो क्लिनिकल अप्रोच के साथ साथ सामाजिक अप्रोच भी रखना जरूरी है। और आप कोई भी पेशा हो आपका, आप जैसे लोगों के भावनाओं, विचारों, बर्ताव या उनके शरीर के स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, वैसे ही उनके सामाजिक स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं क्या? आप जैसे बातचीत कर रहे हैं वैसे अगर क्लाइंट की प्रैक्टिकल जरूरतें हैं तो क्या उनको उन संसाधनों के साथ आप जोड़ रहे हैं, उनके सामाजिक बदलाव पर भी साथ साथ काम कर रहे हैं? आप नहीं कर पा रहे तो ऐसे संस्थाओं के पास, आपके पास कोई रेफरल लिस्ट है, आप उनको फैसिलिटेटेड रेफरल कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ साइको सोशल इशू एंड यू शुड बी वर्किंग विद बोथ साइकोलॉजिकल एंड सोशल। सिंधुरा, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग प्लीज डू, अदरवाइज वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल जो गोपाल कृष्णन जी ने पूछा है वो है कि हाउ टू स्ट्राइक अ सटल बैलेंस बिटवीन कीप oneself unaffected by the issue at hand. Sindhura, do you want to answer this? Yeah. So like I was saying कि एक तो है कि it is not possible for you to be completely unaffected. तो ये possible क्योंकि जब हम even in our professional lives जब हम काम करते हैं, we are taking our personal selves into the profession, right? तो it is not possible कि हम completely unaffected रहे, क्योंकि जब भी हम empathetic relationship बनाते हैं, when we are working with feelings, we are working with emotions, we are investing parts of ourselves. So to some extent there will be some amount of influence जो हम कर पा रहे हैं clients पर, and therefore the other way around कि clients are also able to, the people that we work with are also able to influence us. However, जैसे मैं कह रही थी, it will be a very conscious task of creating these boundaries of how you create that separation, right? So understanding in terms of like saying technical things कि अगर आपके working hours limiting that to only limits only to that hours and not letting it spill to the rest of your day,
or to the rest of your working space also. That is one. But second, also identifying जब भी आपको लग रहा है कि आपके कोई issues है और client के पास कोई issues है, and if you feel that there is a lot of similarity, आप बहुत ज़्यादा relate कर रहे हैं, तो identifying that and therefore taking note of that. And अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बहुत overwhelming हो रहा है या आपके personal life के बहुत करीब जा रहा है ये issue, so then drawing a line there and if तो आप उसे रेफरल दे सकते हैं उनको, राइट? या आप उस और ऐसे कई बार ऐसे भी होती है कि कोई इश्यूज होते हैं जो कई बार आपके लिए मे बी दे आर वेरी पर्सनल और दे आर वेरी क्लोज टू यू, सो उन पर कभी कभी काम करना मुश्किल हो सकता है. तो आई थिंक गेटिंग दैट अवेयरनेस एंड बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज व्हेन दिस इज अफेक्टिंग योर पर्सनल लाइफ. जब कई बार ऐसे होता है कि जब आप आपके पर्सनल लाइफ के कोई मोमेंट्स है, इफ यू आर नॉट एबल टू बी फुल्ली प्रेजेंट देयर क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रीऑक्यूपाइड हैं अबाउट योर वर्क, दीज some of the ways in which you can identify कि ये ट्रांसफर जो है वो बहुत ज्यादा हद तक हो रहा है. So identifying that and taking charge is most crucial, I feel. Yeah. अनम, हम और एक आध दो सवाल ले ले या बंद कर दे, आप जैसे बोले. Actually, we don't have any more questions, and I think we've also reached the end of our session time. Yes. So I think we've had good timing today. हमने सारे questions address कर लिए हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो फिर से एक बार हम ये सत्र खत्म करने से पहले याद दिलाना चाहते हैं कि हमने इस सत्र का आयोजन ही इसलिए किया है कि ये सत्र आपके लिए एक वेकअप कॉल है कि क्या आप अपने खुशहाली पर, अपने वेलबींग पर और अपने सेल्फ केयर पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और जिस ऊर्जा से आपने काम की शुरुआत की है उसी ऊर्जा के साथ आप काम कर रहे हैं या उसमें कोई बाधाएं आ रही है. तो ये वेकअप कॉल है कि मुझे अपना ध्यान रखना ही है. और अपना ध्यान रखना ये सेल्फिश बात नहीं है, पर वो कम्युनिटी के साथ काम करने के लिए बहुत ही फंडामेंटल और महत्वपूर्ण है. तो इसी मैसेज के साथ हम आज का ये सत्र खत्म करते हैं. अगर आपके कुछ पर्सनल सवाल है या आप कुछ मटेरियल और चाहते हैं तो जरूर iCall पर हमें आप ईमेल कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करेंगे. और शुभकामनाएं कि आप बहुत सारी ऊर्जा के साथ इस सत्र के बाद अपने काम के वापस जाए. थोड़ा सा सेशन के बाद मुझे पता है 2 लोग ऑलरेडी कह चुके हैं कि और एक मीटिंग है, यहाँ जाना है, वहां जाना है. हो सके तो 2 मिनट अपने आप के लिए लीजिए प्लीज, और सत्र में क्या हुआ थोड़ा सा उसका एक रिफ्लेक्शन कीजिए. और फिर जिंदगी तो पड़ी हुई है, आपको तो जूझना ही है. उसके लिए बहुत सारा पावर, बहुत सारी ऊर्जा, और अपना ख्याल रखिए. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड विश यू द बेस्ट फॉर योर वर्क. Thank you, Aparna. Thank you, Tanuja and Sindhura. And thank you to participants for joining us. Thank you so much.